हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रमोशन विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे प्रमोशन एग्जाम में, जो कि है एनपीए। ठीक है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे जिस भी स्केल में आप हों, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। तो एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं। इसमें 4 टाइप के एसेट होते हैं: स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस एसेट्स। तो इन सब के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, और ये पार्ट 1 रहेगा। प्रोविजनिंग नाम्स जो है हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए इसको 2 पार्ट में करना ठीक रहेगा। ओके, तो ऐसे अगर बहुत ही सिंपलेस्ट टर्म में हम लोग कहते हैं ना कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है, तो हम लोग ये बोलते हैं कि अगर जो है बैंक जो है अपनी बैंक का जो ईएमआई है वो अगर 90 दिन में नहीं जमा होता है तो अकाउंट एनपीए हो जाता है ना। जनरली हम ऐसे ही तो बोलते हैं कि अगर 90 दिन तक पैसा आपने नहीं जमा किया तो अकाउंट एनपीए हो जाता है, लेकिन ये हर जगह सही नहीं होता है। कहीं कई कई केसेस में अलग अलग केसेस होते हैं एनपीए कवर, मतलब एनपीए के बारे में डेफिनेशन अलग अलग होती है। तो आइए थोड़ा डिटेल में अच्छे से समझते हैं कि एनपीए क्या होता है। ओके, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एन एसेट इंक्लूडिंग अ लीज्ड एसेट becomes नॉन परफॉर्मिंग व्हेन इट सीजेज टू जनरेट इनकम फॉर बैंक। ठीक है, तो कोई भी एसेट जो है अगर वो बैंक के लिए इनकम जनरेट करना बंद कर दे तो उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। जो सिंपली डेफिनेशन हुई वो ये हुई कि कोई भी एसेट है जो बैंक का एसेट क्या होते हैं, जो लोन्स होते हैं बेसिकली वो एसेट होते हैं। जो एफडी होती है फ्रेंड्स वो बैंक की लाइबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है। ओके, तो कोई भी एसेट जिससे इनकम जनरेट होनी बंद हो जाए उसे हम एनपीए कहते हैं। ये ब्रॉड डेफिनेशन हो गई। अब एक अच्छे तरीके से जो डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ डेज वगैरह के हिसाब से वो देखते हैं। अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज अ लोन आर एन एडवांस फेयर, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो लोन या एडवांस होता है जहाँ पर पहला इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट या दोनों ओवर ड्यू रहती हैं 90 डेज से ज़्यादा के लिए अगर टर्म लोन है। अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर स्टेटस में है अगर सीसीओडी अकाउंट है। सीसी मतलब जो है कैश क्रेडिट, ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट। बिल रिमेन ओवर ड्यू फॉर पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज इन केस ऑफ बिल परचेज एंड बिल डिस्काउंटेड। या प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की जो इंस्टॉलमेंट है वो 2 क्रॉप सीजन तक जो है ओवर ड्यू रह जाए शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में, या एक जो है क्रॉप सीजन तक जो है ओवर ड्यू रह जाए लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के केस में। ठीक है फ्रेंड, तो एनपीए की मतलब देखिए, अब अलग अलग केसेस में अलग अलग डेफिनेशन है। क्यों? टर्म लोन के केस में 90 दिन से ज़्यादा अगर इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है, सीसीओडी के केस में आउट ऑफ ऑर्डर स्टेटस में है, और अगर जो है आपका बिल परचेज किया जा रहा है, डिस्काउंट किया जा रहा है, तो उस केस में 90 दिन से ज़्यादा अगर जो है ओवर ड्यू है। और अगर क्रॉप मतलब जो है एग्रीकल्चर लोन है तो उस केस में शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में 2 क्रॉप सीजन और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप में 1 क्रॉप सीजन। इस हिसाब से क्राइटेरिया एनपीए का होता है। ठीक है, तो मतलब अलग अलग केसेस में अलग अलग बातें हमने कर ली। अब एक बात यहाँ पर हमने ना कि आउट ऑफ ऑर्डर की बात की, आउट ऑफ ऑर्डर स्टेटस की बात की। तो आउट ऑफ ऑर्डर किसे कहते हैं फ्रेंड्स? आउट ऑफ ऑर्डर स्टेटस का मतलब होता है अ CCROD अकाउंट शैल बी ट्रीटेड एज आउट ऑफ ऑर्डर इफ़। ठीक है, तो देखिए CCOD में क्या कहा गया कि CCOD में अकाउंट अगर जो है आउट ऑफ ऑर्डर रहता है तो उसे हम एनपीए मानते हैं। ठीक है, किसी अकाउंट को एनपीए तब मानते हैं CCOD के केस में अगर वो आउट ऑफ ऑर्डर स्टेटस में रहे। सवाल ये है कि आउट ऑफ ऑर्डर किसे मानेंगे? तो आउट ऑफ ऑर्डर जो है इन 3 केसेस होते हैं फ्रेंड्स, इनमें से कोई भी केस में अगर है तो उसे आउट ऑफ ऑर्डर मानते हैं। पहला केस है आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन CCOD अकाउंट रिमेन्स कंटिन्यूसली इन एक्सेस ऑफ सैंक्शन लिमिट ड्राइंग पावर फॉर 90 डेज। तो जो भी ड्राइंग पावर है या जो है जो भी सैंक्शन लिमिट है, मान लीजिए सैंक्शन लिमिट 1 लाख रुपए की है अकाउंट में, और जो उसका बैलेंस है वो उससे एक्सेस रहता है, मान लीजिए 1,07,000 रुपये रहता है। एक खाते से 1 ही लाख निकाल सकते हैं, लेकिन सीसी वगैरह अकाउंट है तो ज़्यादा भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 1,07,000 उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। 90 दिन से अगर ज़्यादा ऐसा होता है तो फ्रेंड्स उसे हम आउट ऑफ ऑर्डर कह देंगे। होना कितना चाहिए? ड्राइंग पावर या जो लिमिट सैंक्शन है उसके विद इन रेंज होना चाहिए, उसके अंतर्गत ही होना चाहिए। तो एक्सेस लिमिट जो है अगर में रहता है मोर देन 90 डेज तो उसे हम आउट ऑफ ऑर्डर मानते हैं। या आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन CCOD अकाउंट इज लेस देन द सैंक्शन लिमिट ड्राइंग पावर बट देयर इज नो क्रेडिट कंटिन्यूसली फॉर 90 डेज। अब क्या है कि जैसे 1 लाख CCOD की जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए है, खाते में बैलेंस मतलब जो आउटस्टैंडिंग है वो 80,000 रुपये ही है मान लीजिए,
80,000 ही, यानी 1 लाख से कम ही है, लेकिन 90 दिन तक कंटिन्यूसली कोई भी खाते में क्रेडिट नहीं आया, कोई भी पैसा जमा नहीं हुआ, तो उसे भी आउट ऑफ ऑर्डर मान लिया जाएगा। ओके, आउट ऑफ ऑर्डर तब भी मान लेंगे। या तीसरा केस है आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज CCOD इज लेस देन सैंक्शन लिमिट ड्राइंग पावर बट क्रेडिट आर नॉट एनफ टू कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस 90 डेज पीरियड। ठीक है, अब इसमें क्या है कि CCOD खाते में जो लिमिट है, जितना खाते में पैसा है वो लिमिट के अंतर्गत है। मान लीजिए 1 लाख रुपए की लिमिट सैंक्शन है, तो खाते में भी मौजूदा जो है 90,000 रुपये का 90,000 रुपये विड्रॉ हुए हैं, अभी भी 10,000 रुपये की लिमिट के तहत बचा हुआ है, यानी कि लेस देन सैंक्शन लिमिट ड्राइंग पावर है। लेकिन जो भी क्रेडिट है वो पर्याप्त नहीं है कि जो 90 दिन का ब्याज है, मान लीजिए इसमें 90 दिन का ब्याज फॉर एग्जांपल 15,000 रुपये बनता है, तो खाते में बचे कितने हैं, 90,000 रुपये थे और 10,000 रुपये अभी भी बचा था, लेकिन जो है जो ब्याज लगा है कितना लगा है, 15,000 रुपये का लगा है, तो 10,000 रुपये ही हैं, तो 5,000 रुपये फिर से ओवर ड्यू हो जाएगा ना, अब 1,05,000 हो जाएगा, क्योंकि कवर नहीं हो पा रहा है ये। ओके, तो अगर खाते में जो बैलेंस है वो इतना पर्याप्त नहीं है कि जो 90 दिन का जो आपका इंटरेस्ट है उसको कवर कर पाए, तो भी उसे हम आउट ऑफ ऑर्डर मान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो CCOD के केस में हमने आउट ऑफ ऑर्डर स्टेटस कितने केस में देखा, 3 केस। पहला, CCOD में जो अकाउंट बैलेंस है वो सैंक्शन लिमिट या ड्राइंग पावर से ज़्यादा रहता है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है एक्सेस रहता है, जो भी लिमिट या पावर है उससे 90 डेज तक अगर लगातार जो है एक्सेस रहेगा तो उसे आउट ऑफ ऑर्डर मान लेंगे। या फिर जो है जो खाते में बैलेंस है वो आउटस्टैंडिंग पावर, मतलब जो है जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो लिमिट के अंतर्गत ही है, लिमिट से कम है, लेकिन कोई भी क्रेडिट अगले लगातार 90 दिनों तक कोई भी कंटिन्यूसली 90 दिनों तक कोई भी क्रेडिट नहीं आया है खाते में, तब मान लेंगे। या फिर जो है खाते में बैलेंस विद इन लिमिट है, ड्राइंग पावर के तहत है, लेकिन जो क्रेडिट बैलेंस अवेलेबल है उस खाते में वो पर्याप्त नहीं है कि 90 दिनों का जो भी जो है इंटरेस्ट है उसको डेबिट करके मैनेज कर लिया जाए, तो उसे हम आउट ऑफ ऑर्डर मानते हैं। ठीक है, अभी हमने 4-5 तरीके के जो है वो देखे ना NPA की डेफिनेशन, उन्हीं के बारे में हम यहाँ डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। सेम वही चीज़ जैसे हमने बात की थी टर्म लोन की, कि अगर टर्म लोन है तो उस केस में इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल है ना, मूलधन का जो इंटरेस्ट है या इंस्टॉलमेंट है वो ओवर ड्यू रहती है फॉर पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज इन रिस्पेक्ट ऑफ टर्म लोन। तो अगर टर्म लोन के केस में है तो अगर जो है जो इंस्टॉलमेंट है, जो मूलधन है, जो ब्याज है, उसकी जो इंस्टॉलमेंट बनती है, अगर वो ओवर ड्यू रहती है 90 डेज से ज़्यादा, 90 दिन तक नहीं, 90 दिन से ज़्यादा अगर जो है आपका आउटस्टैंडिंग रहती है, नहीं भरी जाती है, जैसे EMI जो है हर महीने आप भरते थे, जनवरी महीने की भरी नहीं आपने, फरवरी में भी जनवरी वाली नहीं भरी, मार्च में भी नहीं भरी, अब अप्रैल आ गया है, तो इस केस में अब अगर 90 दिन बीत गया है तो 90 दिन के बाद ये NPA में चला जाएगा। टर्म लोन के केस में बात करते हैं। टर्म लोन वो लोन होता है जो सर्टेन टर्म के लिए, जैसे 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए, इसे टर्म लोन बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, एक बार आपने दे दिया जैसे टर्म लोन मान लीजिए 10 लाख रुपए का, तो इसमें इंस्टॉलमेंट कैसे भरी जाएगी, इसमें इंस्टॉलमेंट जैसे मतलब 5,000 रुपये हर महीने है तो व्यक्ति 5,000 रुपये हर महीने जमा करेगा। इसमें ऐसा नहीं कि 10 लाख रुपए का लोन है तो हर महीने 5,000 भरेगा और जब मन करे तब आकर के 20,000 निकाल ले, ये सब कुछ नहीं होता है। ओके, तो टर्म लोन ऐसे चलता है। ओके, तो टर्म लोन जो है हम NPA तब मानेंगे जब मोर देन 90 डेज जो है उसका ओवर ड्यू स्थिति में रहे जो भी इंस्टॉलमेंट है। उसके बाद में बात करते हैं CCOD लोन की। तो फ्रेंड्स CCOD लोन के केस में क्या होता है, अकाउंट रिमेन आउट ऑफ ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरड्राफ्ट CC, ठीक है, या फिर CCOD लिमिट इज नॉट रिन्यूड रिव्यूड विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिन्यूअल, देन इट इज कॉल्ड NPA। और इफ स्टॉक स्टेटमेंट विच इज सबमिटेड इन द बैंक बाय कस्टमर इज 3 मंथ ओल्ड है तो इरेगुलर बताएंगे, और अगर 6 मंथ ओल्ड है तो NPA बोलते हैं। ठीक है, तो CCOD के केस में NPA कब कब माना जाएगा, तो पहला केस था, देखिए वहाँ हमने सिर्फ एक केस कहा था कि आउट ऑफ ऑर्डर रहता है, यहाँ हम 3 केस पर बात कर रहे हैं, तो ये 3 तरीके से जो है आउट ऑफ ऑर्डर जाता है। आउट ऑफ ऑर्डर का तो 3 केस हमने देख ही लिया था, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, आउट ऑफ ऑर्डर 3 तरीके से जाता है, ये बात हमने बात कर ली थी। लेकिन CCOD के केस में जो अकाउंट है वो NPA होने के 3 तरीके हैं पॉसिबल। पहला, अकाउंट ओवर ड्यू स्थिति में रहे, ठीक है, उसके अंदर दूसरा, जो CCOD की लिमिट है उसे रिन्यू ना किया जाए विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ड्यू डेट ऑफ रिन्यूअल, तो इसे NPA बोलते हैं। तो मान लीजिए हर साल अगर रिन्यूअल होना है तो जब रिन्यू होना था उसके अगले 180 दिन, जिस डेट को होना था, ड्यू डेट जो थी रिन्यूअल के, उसके अगले 180 डेज के अंदर में अगर रिन्यूअल नहीं कर दिया जाता है तो उसे भी CCOD लोन को आपको NPA मान लिया जाता है। इसीलिए आपको सर्कल ऑफिस से
मंडल कार्यालय से, रीजनल ऑफिस से फ़ोन आता है कि सर ये CCOD लिमिट है, इसको आप रिन्यू कर दीजिए क्योंकि अब 180 दिन से ज़्यादा होने की स्थिति आने वाली है और ये NPA में चला जाएगा। उसके बाद में जब भी कस्टमर लोन लेता है ना, तो स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करता है, मतलब कि उसके पास कितना सामान है, कितना आया कितना गया, उसका स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करता है। तो इफ़ स्टॉक स्टेटमेंट विच इज सबमिटेड इन बैंक बाय कस्टमर इज 3 मंथ ओल्ड, तो इसे इरेगुलर अकाउंट बोलेंगे। ओके, तो अगर स्टॉक स्टेटमेंट है उसको कस्टमर ने जमा किया, अगर उसने जमा किया है 3 महीने पुरानी स्टेटमेंट जी है, तो उस अकाउंट को हम इरेगुलर अकाउंट बोल देंगे। और अगर 6 महीने पुरानी है अकाउंट स्टेटमेंट, तो उसे हम NPA बोल देते हैं। तो उसे हम क्या बोल देते हैं, 6 मंथ ओल्ड है या नो फ्रेश स्टॉक स्टेटमेंट इज रिसीव्ड इन लास्ट 6 मंथ, है ना। तो 6 महीने पुरानी है स्टॉक स्टेटमेंट, या 6 महीने पिछले 6 महीने में कोई भी नया स्टॉक स्टेटमेंट, फ्रेश स्टॉक स्टेटमेंट नहीं दिया गया, तो उसे NPA माना जाता है। ठीक है, आउट ऑफ ऑर्डर का ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, तो हम जो है इसको चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमने पहले ही कर ली है। तो ये हो गया फ्रेंड जो है, अब आपको थोड़ा डिटेल में वही बात की जो मैंने पहले बताया आपको। ये मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर 5 तरीके की चीज़ें 5 बताए जिनमें NPA हो सकता है। NPA होने की स्थिति टर्म लोन के केस में 90 डेज से ज़्यादा है, CCOD के केस में आउट ऑफ ऑर्डर हो, है ना। इसके अलावा 2 और केसेस हैं, एक पहला आउट ऑफ ऑर्डर हो अगर, तो वो हमने बात कर ही ली। दूसरा होता है कि 180 दिन, जब भी इसका रिन्यू होने की डेट है उस ड्यू डेट से नेक्स्ट 180 डेज में अगर रिन्यूअल नहीं हो जाता है तो उस केस में भी। और तीसरी स्थिति फ्रेंड्स आपकी होती है कौन सी, बताइए। तीसरी स्थिति वो होती है जब अकाउंट स्टेटमेंट जो स्टॉक स्टेटमेंट होता है अगर उसको जमा ही ना किया जाए, अगर 6 मंथ तक कोई नया अकाउंट, मतलब 6 मंथ तक अकाउंट स्टेटमेंट ना जमा किया जाए, या जो जमा किया जाए वो 6 मंथ या उससे ओल्ड हो, तो उस केस में भी जो है उसे NPA मान लिया जाता है। ओके, उसके बाद में अगर बिल्स परचेज किए गए हैं तो वो ओवरड्यू रहते हैं 90 डेज से ज़्यादा, तो उसे भी जो है NPA माना जाता है। अगर एग्रीकल्चर लोन है तो उस केस में अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में 2 क्रॉप सीजन तक और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप में 1 क्रॉप सीजन से ज़्यादा अगर ओवरड्यू रहता है तो उसे हम NPA मान लेते हैं। तो इसी के बारे में हम ये जो 5 पॉइंट्स है फ्रेंड, इसी के बारे में हम डिटेल चर्चा कर रहे हैं। सेम वही चीज़ हम फिर से दोबारा रिपीट कर रहे हैं, कोई नई चीज़ मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो CCOD का केस हमने कवर कर लिया है। अब हम आउट ऑफ ऑर्डर भी पहले ही बता चुका हूँ मैं। अब तीसरा केस देखेंगे, उसे बोलेंगे बिल्स परचेज और बिल डिस्काउंटेड। ठीक है, तो बिल परचेज भी करता है बैंक, बिल डिस्काउंट भी करता है। तो इसमें क्या होता है, बिल रिमेन्स ओवर ड्यू फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज इन केस ऑफ बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड। ठीक है, तो जो बिल है वो ओवर ड्यू रहता है कितना, 90 दिन से ज़्यादा, बिल्स परचेज और बिल डिस्काउंटेड के केस में। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, NPA बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, NPA बोलते हैं। ओवर ड्यू का क्या मतलब है यहाँ पर, वो हम यहाँ पर अभी डिस्कस कर लेंगे। तो बिल रिमेन्स ओवर ड्यू फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज, तो बिल जो है वो 90 दिन से ज़्यादा अगर ओवर ड्यू स्थिति में है तो उसे हम NPA बोलेंगे। बिल्स परचेज मतलब जो बिल कस्टमर लेकर के आया, 100 रुपये का बिल था, बैंक ने 100 रुपये में बिल देखा और 100 रुपये पे कर दिए, उसे बिल्स परचेज बोलते हैं। बिल डिस्काउंटेड मतलब एक बिल आया है जिसकी डिस्काउंटिंग ज़्यादातर उस केस में होती है जहाँ पर यूसांस बिल का कॉन्सेप्ट होता है। यूसांस बिल मतलब जिसकी पेमेंट अगले 90 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद होनी होती है, उन्हें डिस्काउंट किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि मान लीजिए 100 रुपये का बिल है तो बैंक ये बोलता है कि हमको चूँकि पेमेंट 1 साल बाद होनी, तो ऐसा करो कि तुम 90 रुपये ले लो और अपना नगद लेकर के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम 1 साल जब बीतेगा, फिर जब 1 साल बीतेगा तो जिस पार्टी से तुम्हें 100 रुपये मिलने तो उसी से हम 100 रुपये ले लेंगे। ठीक है, तो ये बिल डिस्काउंटेड होता है। ओके, तो बिल अगर जो है ओवर ड्यू रहता है 90 डेज से ज़्यादा, तो उसे हम NPA बोलते हैं। ओवर ड्यू का क्या मतलब है, एनी अमाउंट ड्यू टू बैंक अंडर एनी क्रेडिट फैसिलिटी इज ओवर ड्यू इफ़ इट इज़ नॉट पेड ऑन ड्यू डेट फिक्स्ड बाई बैंक। तो कोई भी फैसिलिटी, चाहे जिस भी तरीके का आपने लोन लिया हुआ है, उसे फ्रेंड्स हम ओवर ड्यू तब बोलते हैं जब उसे जो ड्यू डेट फिक्स की गई है उस डेट पर कोई पे ना करे, तो उसे ओवर ड्यू बोलते हैं। जैसे अगर आपने यहाँ देखा होगा टर्म लोन है ना, रिमेन्स ओवर ड्यू, देखिए ये लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट आर बोथ रिमेन्स ओवर ड्यू। तो ओवर ड्यू मतलब कोई भी तरीके का लोन हो, कोई भी तरीके की क्रेडिट फैसिलिटी हो, तो उसे ओवर ड्यू कब कहेंगे, तो किसी भी तरीके का लोन हो, क्रेडिट फैसिलिटी हो, वो ओवर ड्यू होगा अगर उसे जो ड्यू डेट रखी गई, जैसे बैंक ने कहा कि हर महीने की 30 तारीख को आपको पेमेंट करनी है, तो अगर हर महीने की 30 तारीख को अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो वो फैसिलिटी, मान लीजिए टर्म लोन है, हर महीने की 30 तारीख को EMI भरनी है आपको, अगर आप 30 तारीख को नहीं पे करते हैं, भरते हैं उस पेमेंट को, तो वो ओवर ड्यू स्थिति में चला जाता है।
अब एक और नया कॉन्सेप्ट आया हुआ फ्रेंड ना, जो है आरबीआई नया चेंजेस लेकर आया हुआ कि बारोवर्स अकाउंट शैल बी फ्लैग्ड एज ओवरड्यू बाई बैंक्स एज पार्ट ऑफ देयर डे एंड प्रोसेस। ये नया चीज़ आया हुआ फ्रेंड, पहले नहीं था। ओके, ये रिसेंट चेंजेस है। एज पार्ट ऑफ देयर डे एंड प्रोसेस फॉर द ड्यू डेट इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम ऑफ रनिंग सच प्रोसेस। मतलब आरबीआई ये कह रहा है अभी कि बैंकों को अगर कोई अकाउंट ओवर ड्यू हो गया है ना, तो जिस डेट को ओवर ड्यू हुआ है उस डेट की जब आप डे एंड प्रोसेस चलाओगे तो उसी समय इसको ओवर ड्यू आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। चाहे जब डे एंड चला दो, चाहे तुम सुबह 10 बजे ब्रांच खोलो और डे एंड चला दिया अगर आपने, तो वो 10 बजे ही ओवर ड्यू डिक्लेयर हो जाएगा। जैसे कोई लोन है, मान लीजिए 30 जनवरी को उसकी पेमेंट आनी है, ठीक है, 30 जनवरी को उसकी पेमेंट आनी है, लेकिन अगर उस 30 जनवरी को ये पेमेंट नहीं आती है, 30 ही तारीख को वो पेमेंट नहीं आती है, तो 1 तारीख को पहले क्या होता था, मतलब एक दिन हम एक्स्ट्रा देते थे ना, 1 फरवरी 2022 को इसको हम मानते हैं, 2023 को हम ये मानते कि हाँ ये ओवर ड्यू हो गया। लेकिन अब बैंक कहता है कि नहीं, जिस डेट को पैसा मिलना था उस डेट को नहीं मिला तो ओवर ड्यू हो गया, बात खत्म। 30 तारीख को मुझे चाहिए थी EMI, 30 तारीख को नहीं मिली तो ये 30 ही तारीख को ओवर ड्यू डिक्लेयर हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही रिसेंट चेंजेस, अभी और डिटेल में चर्चा करेंगे, बट याद रखिए कि डे एंड प्रोसेस के तहत ही अब ओवर ड्यू डिक्लेयर कर दिया जाता है। और टाइमिंग आपने चाहे कोई ब्रांच 3 बजे डे एंड लगाए, कोई 5 बजे लगाए, चाहे रात में 9 बजे लगाए, रात में 11 बजे लगाए, इससे कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब एग्रीकल्चर लोन की बात कर लेते हैं। तो अगर एग्रीकल्चर लोन है तो इसमें क्या है, इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देयर ऑन रिमेन्स ओवरड्यू। तो ओवरड्यू का मतलब फिर यही समझ लीजिए ना, जो ओवरड्यू शब्द का मतलब आप समझ गए होंगे कि ओवरड्यू का मतलब होता है कि जो भी क्रेडिट फैसिलिटी है, जिस डेट को पैसा मिलना है उस डेट को जो ड्यू डेट फिक्स की गई है बैंक के द्वारा, उस डेट पर पैसा अगर ना आए तो ओवरड्यू मान लिया जाता है। ओके, तो जो इंस्टॉलमेंट है मूलधन की और ब्याज की या दोनों की मिला करके, वो अगर ओवरड्यू रहती है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के केस में 2 क्रॉप सीजन और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के केस में 1 क्रॉप सीजन, अगर जो है ये ओवरड्यू रहती है तो उसे हम NPA मान लेंगे। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप यानी छोटे ड्यूरेशन की है, 6 महीने में मान लीजिए पैदा हो जाएगी, तो अगर 6 महीने में पैदा हो जाएगी 2 क्रॉप सीजन का मौका दिया गया। और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो पूरे 1 साल की क्रॉप है, मान लीजिए 12 महीने उसको उगने में लगते हैं, जो वो करके है ना, सारा कुछ करके इसको उगने में अगर जो है और कटने हार्वेस्टिंग वगैरह करने में अगर 12 महीने लगते हैं तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन है, तो उस केस में 1 क्रॉप सीजन, और अगर जो है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है तो उसको 2 क्रॉप सीजन लगते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका एग्रीकल्चर लोन के केस में। क्रेडिट कार्ड के केस में भी कोई अलग से नहीं है, सेम वही क्या केस है। अमाउंट ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज फ्रॉम पेमेंट ड्यू डेट। ठीक है, बस यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो जाता है कि पेमेंट की ड्यू डेट बैंक रखता है कि इस ड्यू डेट तक आपको पेमेंट करनी है। उस पेमेंट ड्यू डेट से अगर 90 दिन से ज़्यादा ओवर ड्यू रह जाता है क्रेडिट कार्ड के केस में, तो उस क्रेडिट कार्ड अकाउंट को NPA मान लिया जाता है। बात करते हैं फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट की। इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब कुछ काम की बातें यहाँ पर हम करेंगे, जैसे अकाउंट विथ टेम्पोररी डिफिशियंसीज, मतलब कहने का क्या है ये देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एन एसेट एज NPA शुड बी बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी। तो RBI कहता है कि मतलब NPA किसी अकाउंट को घोषित करना है, आपको अनाउंस करना है, तो वो रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी के आधार पर उसको करिए। ऐसा नहीं है किसी से पर्सनल खुन्नस है, गुस्सा है और उसमें आपने उसको NPA डिक्लेयर कर दिया। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। रिकवरी कितनी हुई है नहीं हुई है उसी के आधार पर NPA डिक्लेयर करना है। बैंक शुड नॉट क्लासीफाई एन एडवांस अकाउंट एज NPA मेरली ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ सम डिफिशियंसी व्हिच आर टेम्पोररी इन नेचर। ठीक है, मतलब NPA अकाउंट, किसी भी लोन एडवांस अकाउंट को, लोन अकाउंट को आपको NPA इस बात के लिए नहीं डिक्लेयर कर देना है कि उसमें कुछ कमियां हैं और जो कि टेम्पोररी नेचर की हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए इन्होंने बताया नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट ड्राइंग पावर बेस्ड ऑन द लेटेस्ट अवेलेबल स्टॉक स्टेटमेंट। ठीक है, तो जो नया स्टॉक स्टेटमेंट कस्टमर ने सबमिट किया है उसके आधार पर जो ड्राइंग पावर है वो पर्याप्त नहीं हो पा रही। जैसे पहले जो स्टॉक स्टेटमेंट था उसके हिसाब से 2 लाख रुपए का लिमिट ठीक थी, लेकिन अभी जो नया स्टॉक स्टेटमेंट आया है उसमें 1 ही लाख रुपए की लिमिट बन रही है। अब इस केस में आप कहोगे कि अब जो नया स्टॉक स्टेटमेंट है उसमें 1 ही लाख रुपए की लिमिट बन रही है तो ये तो ओवरड्यू हो गया। क्यों? क्योंकि लिमिट एक्सीड हो जाएगी। आप अगर उसकी लिमिट घटा देंगे, जो है सैंक्शन पावर वगैरह घटा देंगे, है ना, ड्राइंग पावर घटा देंगे अगर, तो वो NPA डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये कहता है RBI कि हो सकता है कि आज इस महीने 1 लाख रुपए हुई, अगले महीने हो सकता है ये 3 लाख रुपए का स्टेटमेंट सबमिट कर दे, अगले महीने हो सकता है फिर 2 लाख का स्टेटमेंट सबमिट कर दे। तो ये टेम्प्रोरी बात है, इसके आधार पर आप इसका अकाउंट NPA मत डिक्लेयर कर दीजिए क्योंकि ये टेम्प्रोरी नेचर की प्रॉब्लम है। दूसरा, बैलेंस आउटस्टैंडिंग एक्सीड द लिमिट टेम्प्रोरली। जो बैलेंस है, जैसे
1,00,000 रुपए की ओडी है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, आपने उसमें 10,000 और निकाल लिया, अब 1,10,000 रुपये का ओवर ड्यू बना हुआ है उसका। लेकिन 1,10,000 केवल टेम्प्रोरी है, कुछ समय बाद वो जो है 10,000 रुपये या 20,000 रुपये इस खाते में डालेगा और उसका अकाउंट फिर से वो 1,00,000 की लिमिट के अंतर्गत होगा। तो टेम्प्रोरी अगर एरर है, टेम्प्रोरली उसने निकाला हुआ है, तो उसको जो है आप ऐसा मत करिए कि उसको एनपीए डिक्लेयर कर दीजिए, ठीक है। नॉन सबमिशन ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट नहीं कर पाया, किसी वजह से दुकानदार बिजी है, नहीं कर पाया, तो इसके लिए एनपीए मत डिक्लेयर कर दीजिए। नॉन रिन्यूअल ऑफ लिमिट ऑन ड्यू डेट, जो ड्यू डेट है उस पर आपने जो है लिमिट को रिन्यू नहीं किया, इसीलिए ध्यान दीजिए ड्यू डेट जब रहती है उससे 180 डेज का टाइम देता है बैंक एनपीए डिक्लेयर करने के लिए, है ना, 180 डेज और देता है। तो वही है, मतलब ऐसा नहीं जो टेम्प्रोरी नेचर की चीज़ें हैं उसकी वजह से आप उसके अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर कर दीजिए, ये अच्छी चीज़ नहीं है। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए का जो होना चाहिए वो रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी के आधार पर कितनी रिकवरी हुई है, और अगर कोई टेम्प्रोरी डिफिशियंसी किसी छोटी मोटी प्रॉब्लम की वजह से आपको इसको एनपीए डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। जैसे ड्राइंग पावर अवेलेबल नहीं है, नया स्टॉक स्टेटमेंट के आधार पर ड्राइंग पावर पर्याप्त नहीं है, या जो लिमिट है उससे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है लेकिन वो भी टेम्प्रोरी तौर पर, या स्टॉक स्टेटमेंट कस्टमर नहीं सबमिट कर पाया है, या जो लिमिट रिन्यू होनी थी जिस ड्यू डेट पर उस डेट पर हो सकता है आप ही बिजी हों, आप नहीं कर पाए उसको रिन्यू, आपके पास टाइम नहीं था, तो उस केस में इसको एनपीए डिक्लेयर नहीं करना होता है, ये आरबीआई गाइडलाइन कहती है। ओके, उसके बाद में दूसरा एसेट क्लासिफिकेशन टू बी बारोअर वाइज एंड नॉट फैसिलिटी वाइज, मतलब इनका कहने का ये है कि एसेट का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो बारोअर वाइज किया जाता है, फैसिलिटी वाइज नहीं किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स। ओके, इसका क्या मतलब है, मान लीजिए जैसे एक कस्टमर है, बारोअर है, ठीक है, अब उसने मान लीजिए हाउसिंग लोन भी ले रखा है, उसने आपके बैंक से ओडी भी करवा रखी है, ठीक है, और उसने आपके बैंक से टर्म लोन भी ले रखा है। तो आरबीआई ये कहता है कि मान लो कि अगर इसका टर्म लोन एनपीए हो गया, तो अब ये याद रखना कि इसका टर्म लोन केवल एनपीए हुआ है और ये सारे रेगुलर चल रहे हैं, ठीक नहीं होगा, कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होगी। इसलिए अगर कस्टमर का एक भी अकाउंट एनपीए होगा तो हम उस पूरे कस्टमर के सभी अकाउंट को एनपीए ही मान लेंगे, यही है कहने का मतलब। क्लासिफिकेशन बारोअर वाइज होता है, ना कि फैसिलिटी वाइज। फैसिलिटी मतलब लोन वाइज नहीं होता है, एसेट क्लासिफिकेशन बारोअर हो जाता है, सारे के सारे बारोअर एक जो बारोअर है उसकी सारी फैसिलिटी अगर एक एनपीए होगी तो सारी की सारी एनपीए हो जाएंगी। यही है, इट इज़ डिफिकल्ट टू envisage a situation when only one facility to a borrower become a problem credit and not others, मतलब ये मुश्किल होगा कि ऐसी सिचुएशन ढूंढना कि उसकी केवल हाउस जो टर्म लोन है वही एनपीए हुआ है, बाकी सारे वो रेगुलर चलाएगा। इस बात को मतलब आइडेंटिफाई करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा भाई, अगर वो टर्म लोन नहीं मेंटेन कर पाए तो हो सकता है कल को हाउसिंग लोन भी ना कर पाए। ओके, देयरफॉर ऑल द फैसिलिटीज ग्रांटेड बाई बैंक टू borrower will have to be treated as NPA and not the particular facility which has become irregular। ओके, तो इसलिए आरबीआई कहता है कि जितनी भी फैसिलिटी, ऑल द फैसिलिटीज़, जो भी बैंक ने जितनी भी फैसिलिटी बारोअर को दे रखी हैं उन्हें एनपीए ट्रीट किया जाएगा। कोई पर्टिकुलर फैसिलिटी को जो है अगर एनपीए इरेगुलर या एनपीए हो गई है तो उसे ही नहीं ट्रीट करेंगे हम, सारे के सारे। अगर उसने 6 लोन ले रखे तो 6 के 6 उसके जो है आपके एनपीए हो जाते हैं। इफ़ वन अकाउंट इन अ बैंक बिकम्स एनपीए देन ऑल अकाउंट्स ऑफ द सेम कस्टमर इन दैट बैंक विल बिकम एनपीए। तो अगर किसी कस्टमर का एक अकाउंट बैंक में एनपीए हो जाता है तो उस बैंक में सारे के सारे अकाउंट उसके एनपीए ही ट्रीट किए जाएंगे। ये बात मैंने आपको समझाई है। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि जो एसेट क्लासिफिकेशन किया जाता है वो बारोअर वाइज किया जाता है, फैसिलिटी वाइज नहीं किया जाता है। एक कस्टमर के अगर 6 लोन हैं उनमें से एक भी लोन अगर एनपीए हुआ तो हम ये पूरे मतलब हम मान लेंगे इस बारोअर का लोन एनपीए हो गया है, सारे के सारे लोन एनपीए में चले जाते हैं। ओके, अगला है एडवांस अंडर कंस्टोरियम अरेंजमेंट। जब कई बैंक एक साथ लोन देते हैं तो कंस्टोरियम अरेंजमेंट होता है। एसेट क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट अंडर कंस्टोरियम शुड बी बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर बैंक। ओके, तो अगर कंस्टोरियम अरेंजमेंट में मान लीजिए पीएनबी ने भी लोन दिया है, एसबीआई ने भी लोन दिया है, एचडीएफसी ने तीनों बैंकों ने मिल करके 100 करोड़ रुपए का लोन दिया हुआ है कंस्टोरियम अरेंजमेंट के अंतर्गत। ठीक है, तो जो कस्टमर होगा वो क्या करेगा, इनको भी पैसे चुकाएगा, इनको भी, एसबीआई को भी पैसे चुकाएगा और एचडीएफसी को भी पैसे चुकाएगा। तो मान लो कि जो है 1-1 करोड़ रुपए की
तीनों लोगों को 1-1 करोड़ हर महीने देना पड़ता है। तो पीएनबी को 1 करोड़ दे दिए, एसबीआई को 1 करोड़ दे दिए, लेकिन एचडीएफसी को 3 महीने तक कोई पैसा नहीं दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एचडीएफसी की जो रिकवरी है वो नहीं हो पा रही है। नाउ एचडीएफसी विल मार्केट एनपीए। एचडीएफसी इस अकाउंट को एनपीए मार्क करेगा, लेकिन पीएनबी और एसबीआई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पीएनबी को अपनी ईएमआई मिल रही है, एसबीआई को अपनी ईएमआई मिल रही है। यही बात बोली गई है कि अगर कस्टोडियम अरेंजमेंट है तो एसेट का जो क्लासिफिकेशन होता है वो बेस्ड ऑन होता है रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी ऑफ इंडिविजुअल मेंबर बैंक। रिकवरी कैसी है अकाउंट की? इंडिविजुअल मेंबर बैंक हर एक की अपनी जो रिकवरी जो है उसी के आधार पर, उसी के रिकॉर्ड के आधार पर ये होता है। ओके, अगर इंडिविजुअल जो मेंबर बैंक है उसकी रिकवरी हो रही है तो वो उसे एनपीए डिक्लेयर नहीं करेगा, अगर नहीं हो रही है तो डिक्लेयर करेगा। उसका एग्जांपल मैंने आपको ये दे दिया, ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट है अकाउंट्स वेयर देयर इज एन एरोजन इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। जो सिक्योरिटी कस्टमर ने रखी थी उसकी वैल्यू में घटोतरी हो गई। मान लीजिए स्टॉक को, शेयर को आपने जो है, एक एग्जांपल के तौर पर आपने कोई घर गिरवी रखा था जिसकी कीमत उस समय 50 लाख थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हुई, आपदा आई, कुछ हुआ, घर टूट गया, कुछ हुआ, अब उसकी वैल्यू सिर्फ 10 लाख रुपए रह गई। ऐसा केस होगा तो क्या किया जाएगा? तो यही है कि अगर इरोजन इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कैन बी रिकॉर्ड एज सिग्निफिकेंट व्हेन रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज लेस दैन 50% ऑफ द वैल्यू असेस्ड बाई बैंक, सच एनपीए में बी स्ट्रेटवे क्लासिफाइड एज डाउटफुल कैटेगरी। ठीक है, मतलब कहने का अगर 50 लाख का मकान था, अगर उसमें थोड़ी मोड़ी 40 लाख 45 लाख का हो गया तो इतना कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन अगर उसकी वैल्यू में घटोतरी 50% से कम हो जाए ना, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो 50% से कम हो जाए, जैसे 50 लाख का मकान था अब वो 25 लाख से भी कम का हो जाए, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो हो वो 50% से भी लेस हो जाए। तो अगर 50 लाख का 50% होगा तो 25 लाख से भी कम इसकी वैल्यू रह गई, यानी कि आपने देखा कि जो मकान 50 लाख का था वो 20 लाख का हो गया। तो अगर ऐसा कोई केस आएगा तो ऐसे अकाउंट को हम सीधे डाउटफुल एसेट मान लेंगे फ्रेंड्स। ओके, कैसा एसेट मान लेंगे? डाउटफुल एसेट मान लेते हैं। और उसी जगह अगर मान लीजिए रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो है वो घट करके लेस देन 10% हो जाए, यानी 50 लाख का जो मकान था अब उसकी वैल्यू जो है घट करके सिर्फ 3 लाख रुपए रह गई है, 4 लाख रुपए रह गई है ना, यानी कि जो है 10% से भी कम रह गई है। 50 लाख का 10% 5 लाख रुपए होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा भी हो गया है तो उस केस में इसे लॉस एसेट सीधे मान लिया जाता है, डायरेक्टली लॉस एसेट मान लिया जाएगा। फिर हम ये टाइमलाइन नहीं फॉलो करेंगे, अभी हम टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट समझेंगे फ्रेंड्स। ये ऐसे समझ लीजिए, जब डाउटफुल एसेट पढ़ेंगे, जब लॉस एसेट पढ़ेंगे तो ये बात मैं दोबारा आपको करवाऊंगा। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि किसी एसेट के अगर जो सिक्योरिटी है उसमें अगर 50% की कमी आ जाती है, 50% से कम हो जाती है उसकी वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी RSB बोलते हैं ना, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ RVS, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी बोलते हैं। अगर उसकी वैल्यू 50% से कम हो जाती है तो डाउटफुल मान लीजिए सीधे, और अगर 10% से कम हो जाती है तो उसे लॉस एसेट सीधे मान लिया जाता है। यानी कि कोई अकाउंट था उसमें 1 करोड़ का आपने लोन दिया, जो उसमें एसेट था, जो कुछ भी गिरवी रखा गया तो 1 करोड़ रुपए वैल्यू का था, लेकिन अब उसकी वैल्यू 9 लाख रुपए केवल रह गई है इस एसेट की जो गिरवी रखा है। तो अगर सिर्फ 9 लाख रुपए वैल्यू बची हुई तो इसका मतलब 10% से भी कम हो गया, तो ये अकाउंट सीधे लॉस अकाउंट में चला गया। क्यों? क्योंकि इसी 1 करोड़ के दम पे ये 1 करोड़ वाला लोन हमने सैंक्शन किया था, लेकिन अब पता चल रहा है जो 1 करोड़ की चीज़ थी वो 9 लाख रुपए की बची है। तो भाई क्या रिकवर कर लोगे? 1 करोड़ का लोन यदि कस्टमर देना बंद कर दे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 9 लाख रुपए का ये सामान बेच बाज के किसी तरह से 9 लाख रुपए छुड़ा सकते हैं। दैट मीन्स कि आपको लॉस होना तय है, तो लॉस एसेट में चला जाएगा। 10% या उससे कम है तो लॉस एसेट, अगर 50% कम हुई है, 50% से ज़्यादा घट गई है तो उस केस में डाउटफुल एसेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद में मान लीजिए लोन लिया गया है एफडी के अगेंस्ट में, एनएससी गिरवी रखी है या किसान विकास पत्र वगैरह अगर गिरवी रखा है, तो उस केस में क्या गाइडलाइन होती है? तो एडवांसेस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट यानी एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट, एनएससी एलिजिबल फॉर जो कि सरेंडर हैं, किसान विकास पत्र और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज नीड नॉट बी ट्रीटेड एज एनपीएज प्रोवाइडेड एडिक्वेट मार्जिन इज अवेलेबल इन द अकाउंट। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अगर मान लीजिए 20 लाख रुपए की एफडी है और इस 20 लाख के अगेंस्ट में बैंक ने आपको 15 लाख रुपए का लोन दे रखा है, तो ऐसे अकाउंट को हम एनपीए में नहीं ले जाएंगे, भले ही इंस्टॉलमेंट आए या ना आए, इसे एनपीए नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास देखो 15 लाख रुपए का लोन तो वैसे भी हम एफडी जमा कर लेंगे और साथ साथ 5 लाख रुपए का मार्जिन भी, एक्स्ट्रा वैल्यू भी हमारे पास अवेलेबल है। ओके, सेम बात एनएससी के लिए, नेशनल
सिक्योरिटी सर्टिफिकेट या किसान विकास पत्र या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी LIC के लिए लागू होता है। ओके, तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर FD है, बैंक का फिक्स डिपॉजिट है, उसके अगेंस्ट लोन लिया गया तो उसे सीधे NPA नहीं ट्रीट किया जाता है। अगर मार्जिन अवेलेबल है तो आपको उसे डायरेक्टली NPA नहीं करना है, भले ही उसमें ओवर ड्यू की स्थिति रहे, पैसा ना आए, EMI ना आए। क्योंकि आप सीधे भाई 20 लाख रुपए की FD है और आपका लोन ही 15 लाख रुपए की, जब चाहो तब इसे सेटल कर सकते हो, लेकिन मार्जिन अवेलेबल होना चाहिए। अब 20 लाख रुपए का लोन है, 20 लाख रुपए की FD है और 15 लाख रुपए कस्टमर ने जो है लोन ले रखा है, तो अब क्या होगा, धीरे धीरे उसकी EMI जो है इकट्ठा होकर के पता चल रहा है कि अब भैया जो है ये 15 लाख का लोन हो गया 21 लाख का, तो अब इसे NPA करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे भाई। क्यों? क्योंकि 20 ही लाख रुपए की FD है और NPA बढ़ करके 21 लाख रुपए होने जा रहा है, मार्जिन कहाँ रह गया? तो इसे NPA डिक्लेयर कर देंगे। ओके, एडवांसेस अगेंस्ट गोल्ड ऑर्नामेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ऑल अदर सिक्योरिटीज आर नॉट कवर्ड अंडर दिस एक्सेम्पशन। ध्यान रखेंगे, अगर आपने सोना या सोने के आभूषण जो है गिरवी रखे हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज रखी हैं या अदर सिक्योरिटीज गिरवी रख करके लोन दिया है, तो ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा उनको, यानी जैसे ही ओवरड्यू है तुरंत ही NPA ट्रीट करना होगा। मार्जिन का क्या मतलब है? जो यहाँ लिखा है, प्रोवाइडेड एडिक्वेट मार्जिन, पर्याप्त मार्जिन अवेलेबल है, द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी मोर देन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ठीक है, तो जो सिक्योरिटी की वैल्यू है वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस से ज़्यादा है, यानी कि सिक्योरिटी आपके पास 20 लाख रुपए की है और आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपका 18 लाख रुपए का है, तो उसे ही मार्जिन कहते हैं। मतलब मार्जिन के अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा अवेलेबल रहना चाहिए। ओके, तो क्लियर हो गई। अगर बैंक की FD है या NSC है या किसान विकास पत्र है या इंश्योरेंस पॉलिसी LIC वगैरह की पॉलिसी है, उसके अगेंस्ट अगर लोन दिया गया है, तो अगर मार्जिन अवेलेबल होगा तो उसे सीधे NPA डिक्लेयर नहीं करना होता है। ठीक है, लेकिन अगर जो है सोना या सोने के आभूषण रखे गए हैं गिरवी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अदर सिक्योरिटीज को गिरवी रख करके, तो उसे सीधे NPA डिक्लेयर करेंगे। ओके, अब मार्जिन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जो है जितना लोन की बैलेंस, जितना लोन है जितने अमाउंट का, वो जो है ज़्यादा है, और जो सिक्योरिटी है, जितना मतलब आपके पास FD वगैरह है, जितना आपका किसान विकास पत्र वगैरह की वैल्यू है वो ज़्यादा है, और जो लोन आपके पास में है वो कम है, तो उस केस में उसे हम मार्जिन बोलते हैं। जैसे होता नहीं, बैंक के पास आप 50 लाख रुपए का लोन लेने जाइए तो बैंक बोलता है कि हमें 10% मार्जिन चाहिए। इसका मतलब बैंक ये कहता है कि भाई 5 लाख का जुगाड़ आप खुद करो और 45 लाख का लोन हम देंगे। ओके, तो यही है, मतलब 45, मतलब ये जो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा बचे ना, यही मार्जिन हो गया, एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए। ओके, उसके बाद में अपग्रेडेशन ऑफ लोन अकाउंट क्लासिफाइड एज NPA। ठीक है, The loan account classified as NPA may be upgraded as standard asset only if entire area of इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल आर पेड बाई बारोवर। ठीक है, तो लोन अकाउंट जिसे आपने NPA क्लासीफाई कर दिया गया है, उसको अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं स्टैंडर्ड कैटेगरी में, तो ये तभी होगा जब सारा का सारा एरियर, जितना भी NPA का मतलब जितना भी लोन का इंटरेस्ट और जो है वो EMI का पैसा बचा हुआ था, वो सारा का सारा पे कर दिया। जैसे कोई कस्टमर है जो 5,000 रुपये हर महीने डिपॉजिट करता है और कुल मिला करके धीरे धीरे करके उसका 15,000 रुपये जो है उसके ऊपर उधार चढ़ गया है, 15,000 रुपये उसने नहीं जमा किए हैं, तो जो ये पूरे 15,000 रुपये जमा करेगा तभी इसको आप स्टैंडर्ड कैटेगरी में डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बोले कि सर हम 5,000 रुपये जमा कर देते हो, आप इसको स्टैंडर्ड कर दीजिए, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको इंटायर एरियर जितना भी पैसा बढ़ा, मतलब जितना भी पैसा आपको जमा करना था वो पूरा का पूरा करना पड़ेगा। इन केस ऑफ बारवर्स हैविंग मोर देन वन क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम बैंक, ठीक है, बारवर्स हैविंग मोर देन वन क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम बैंक, लोन अकाउंट शैल बी अपग्रेडेड फ्रॉम NPA टू स्टैंडर्ड एसेट कैटेगरी ओनली अपॉन रीपेमेंट ऑफ इंटायर एसेट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पर्टेनिंग टू ऑल द क्रेडिट फैसिलिटी। ठीक है, तो अगर एक से ज़्यादा लोन ले रखा है, एक से ज़्यादा लोन ले रखा है, तो सारे लोन का जितना भी एरियर पेंडिंग है वो सारा का सारा आपको पे करना पड़ेगा, तभी उसको जो है NPA की कैटेगरी से हम हटा सकते हैं। ठीक है, बस ये आप इग्नोर कर सकते हैं, इतना कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो लोन NPA अगर कोई अकाउंट है, कोई लोन अकाउंट अगर NPA कैटेगरी में है और कस्टमर कहता है कि हम इसको स्टैंडर्ड करना चाहते हैं, तो आपको बस इतनी बात बोलनी है कि भाई जितना भी पैसा उधार है बैंक का ना, जितना भी एरियर बना हुआ है, इंटरेस्ट और मूलधन ब्याज वगैरह सारा मिला करके, वो जब सारा का सारा जमा करोगे तभी हम इसको स्टैंडर्ड बनाएंगे। तुम ये कहो कि 30% दे दें, उसका 40% दे दें, 50% दे दें, तो मैं नहीं कर पाऊँगा। यहाँ तक कि 99% देने पर भी मैं इसको स्टैंडर्ड कैटेगरी में नहीं ला सकता। अगर बारोवर ने, कस्टमर ने एक से ज़्यादा लोन ले रखे हैं, तो सारे के सारे लोन अमाउंट को यहाँ पर, सारे के सारे लोन में जितना भी इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट पेंडिंग है वो सारा का सारा पैसा जमा करना पड़ता है, तभी जो है लोन अकाउंट स्टैंडर्ड कैटेगरी में जाएगा। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं एग्रीकल्चर एडवांसेस की। तो अभी देखिए हमने बात की थी ना एग्रीकल्चर एडवांसेस, अगर 60 ड्यूरेशन क्रॉप में है तो उसे एनपीए कब मानते हैं, जब 2 क्रॉप सीजन तक ओवरड्यू की स्थिति में रहे, है ना। इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रिमेन्स ओवरड्यू फॉर 2 क्रॉप सीजन। और अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो उस केस में उसे एनपीए 1 क्रॉप सीजन ओवरड्यू रहने पर ट्रीट करते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप वुड बी क्रॉप विथ क्रॉप सीजन लॉन्गर देन 1 ईयर। अब यहाँ पर जो है लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप किसे बोलते हैं, तो ऐसी क्रॉप जो 1 साल से ज़्यादा में तैयार हो, मतलब जब आप खेत को तैयार करके उसके अंदर जुताई गुड़ाई बुदाई जो है सारा कुछ करके आप जो है जब फसल की कटाई करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं बोलते हैं ना, सोइंग से लेकर के हार्वेस्टिंग तक का जो अगर टाइम पीरियड है वो अगर 1 साल से ज़्यादा है तो उसे लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप कहते हैं। और क्रॉप व्हिच आर नॉट लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप विल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। अगर कोई क्रॉप जो है शॉर्ट लॉन्ग ड्यूरेशन है तो उसे शॉर्ट ड्यूरेशन हम मानेंगे। तो अगर 1 साल से ज़्यादा के लिए टाइम पीरियड लगता है उस फसल को तैयार होने में तो उसे लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप बोलते हैं। और अगर 1 साल से कम लगेगा, बड़ी क्लियर सी बात है ना, जो नहीं है कि मतलब 1 साल से कम लगेगा तो उसे शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप कहते हैं। द क्रॉप सीजन फॉर ईच क्रॉप विच मीन्स द पीरियड अप टू हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स रेज्ड, है ना। इसका मतलब होता है कि क्रॉप सीजन मतलब क्या होता है, पीरियड अप टू हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स रेज, जो भी फसल आपने उगाई है उसके हार्वेस्टिंग होने तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे ही क्रॉप सीजन कहते हैं, ठीक है। और इसको डिटरमाइन करने के लिए कौन जिम्मेदार है, एसएलबीसी जिम्मेदार होती है, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी, एसएलबीसी रिस्पॉन्सिबल होती है, एसएलबीसी रिस्पॉन्सिबल होती है। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी हर राज्य की जिम्मेदार होती है ये डिटरमाइन करने के लिए कि कौन सी लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है और कौन सी शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, ठीक है। तो ये बात हम पहले ही कर चुके थे कि शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है तो 2 क्रॉप सीजन अगर रहेगा ओवरड्यू, और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो 1 क्रॉप सीजन अगर ओवरड्यू रहेगा। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं, ओके। और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप किसे कहते हैं, जिसका क्रॉप सीजन 1 साल से ज़्यादा का हो। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप किसे कहेंगे, जिसका क्रॉप सीजन 1 ईयर से ज़्यादा हो। और जो लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं उसे शॉर्ट ड्यूरेशन मानते हैं, यानी हम मान लें कि 1 साल से कम का अगर है टाइम पीरियड क्रॉप सीजन तो उसे हम मानते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, ठीक है। और उसके बाद में क्रॉप सीजन किसे कहते हैं, तो फसल के उगाने से ले करके और उसको काटने तक के समय के बीच में जो पीरियड टाइम पीरियड होता है उसे ही हम क्रॉप सीजन कहते हैं। और इसको डिटरमाइन करता है कौन, एसएलबीसी। पूछा था, पर ध्यान रखिएगा कि लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है कि शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, इसको डिटरमाइन कौन करता है, तो एसएलबीसी करता है, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी करती है, ओके। अब अगर कोई लोन है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी है, तो क्रेडिट फैसिलिटी बैक्ड बाई गारंटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट दो ओवरड्यू मे नॉट बी ट्रीटेड एज एनपीए, है ना, मे बी ट्रीटेड एज एनपीए ओनली व्हेन द गवर्नमेंट रिपुडिएट इट्स गारंटी व्हेन इन्वोक्ड, ठीक है। तो अगर सिंपल से टर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर किसी लोन को मतलब जो है गारंटी दिया हुआ है तो उसे एनपीए ट्रीट नहीं करना है, सिंपल सी बात है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर जो है गारंटी दे रखी है तो एनपीए नहीं ट्रीट करना है जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार मना न कर दे गारंटी इन्वोक होने पर। अगर कहीं भी ऐसा आता है कि हम गारंटी इन्वोक करते हैं, हम सरकार से बोले कि हमें पैसे दे दीजिए और उस समय सरकार अगर मना कर जाती है तब उसे हम एनपीए ट्रीट करेंगे, अदरवाइज उसे हम एनपीए ट्रीट नहीं करेंगे, ओके। तो कोई भी लोन है, मान लीजिए 500 करोड़ रुपए या 5000 करोड़ रुपए का लोन है, वो एनपीए हो गया है, ठीक है। मान लो कोई 5000 करोड़ का लोन है और वो एनपीए हो गया है, तो सॉरी उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है सिक्योरिटी दे रखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी है। तो अगर ये मतलब इसमें इंस्टॉलमेंट वगैरह नहीं आ रही, साल भर बीत गया, कितना बीत गया, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, इसको हम एनपीए मार्क नहीं करेंगे हम। लेकिन अगर जैसे ज़्यादा समय बीतेगा तो हम गवर्नमेंट से गारंटी वगैरह इन्वोक करेंगे, गवर्नमेंट से बोलेंगे कि आप इसके पैसे पे करिए, गारंटी आपने दे रखी है। अगर उस समय गवर्नमेंट मना करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उस अकाउंट को अब हम एनपीए ट्रीट करना शुरू करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के केस में ऐसा नहीं है, ओके। स्टेट गवर्नमेंट के केस में इनकी उतनी मतलब स्टेट गवर्नमेंट का एकदम सेम वैल्यू जैसे नॉर्मल आदमी की होती है। स्टेट गवर्नमेंट गारंटी एडवांस वुड अट्रैक्ट एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग नॉर्म इफ इंटरेस्ट आर प्रिंसिपल आर एनी अदर अमाउंट ड्यू टू बैंक रिमेन्स ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, है ना। तो अगर जो है बैंक का जो भी पैसा जो है पेंडिंग है या बैंक का जो भी पैसा ये नहीं चुकाए हैं, अगर वो ओवर ड्यू रहता है मोर देन 90 डेज़ के लिए ओवर ड्यू रहता है तो उसे हम एनपीए मार्क कर देंगे, ओके। तो यानी हमने ये समझ लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर गारंटी दी है
तो कोई मतलब कोई एनपीए ट्रीटमेंट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद मना ना कर दे। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के केस में ऐसा नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ने अगर गारंटी दे भी दी है तो भी अगर 90 डेज से ज़्यादा हुआ तो उसे एनपीए आप मार्क कर सकते हैं। अगर 90 दिन से ज़्यादा ओवरड्यू है तो आप इसे एनपीए मार्क कर देते हैं। इसीलिए मैं स्पेशल पॉइंट से आपको पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स, सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुमा घुमा के तरह तरह से आपसे ये बातें की जाती हैं। इसीलिए हम यहाँ पर इनकी डिटेल में चर्चा भी किए ले रहे हैं। आपको लगता होगा ना मैं इस जैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको मैं चाहूँ तो बहुत शॉर्ट में भी निपटा सकता हूँ, छोटी सी बात लिख करके। जैसे मैंने पहले लिखा भी था कि क्रेडिट कार्ड अगर 90 दिन के अंदर में नहीं पे हो जाता है वो पेमेंट ड्यू डेट से, तो उसे जो है एनपीए करते हैं। फिर हम यहाँ डिटेल में चर्चा इसीलिए करें क्योंकि जब आप अच्छी चीज़ें डिटेल में पढ़ते हैं ना तो वो ज़्यादा ध्यान में रहती कि अच्छा हाँ ऐसे ऐसे हुआ था। ओके, तो क्रेडिट कार्ड अकाउंट की बात करेंगे। Credit card, in credit card account the amount spent is billed to the end users through a monthly statement with a definite due date for repayment। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड में होता क्या है, जो भी आपने खरीदारी की है उसको जो है मंथली स्टेटमेंट के तौर पर कस्टमर के पास भेजा जाता है और एक ड्यू डेट दी जाती है कि आप ऐसा करिए 20 तारीख को, 20 फरवरी को आप इसे जमा कर दीजिएगा। ओके, बैंक यहाँ पर ऑप्शन भी देता है कार्ड यूजर को कि वो चाहे तो फुल पेमेंट कर दे। मान लीजिए 20,000 रुपये की आपने शॉपिंग की है या 30,000 रुपये की आपने शॉपिंग की है, तो बैंक देता है आपको कि आप चाहो तो 30,000 रुपये पूरा पेमेंट कर दो या कुछ फ्रैक्शन में पेमेंट कर दो, जिसे मिनिमम अमाउंट ड्यू MAD बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मिनिमम अमाउंट ड्यू बोलते हैं। तो मिनिमम अमाउंट ड्यू भी पे कर सकते हो, ऑन ड्यू डेट, जो भी ये ड्यू डेट 20 फरवरी की उस पर पे कर देना है, एंड रोल ओवर द बैलेंस ओवर टू द सब्सिक्वेंट मंथ बिलिंग साइकिल। तो मिनिमम अमाउंट ड्यू, मान लीजिए बैंक ने कहा कि 5,000 रुपये आपको पे करने हैं, तो 5,000 रुपये अभी पे कर दीजिए और बाकी जो 25,000 रुपये बचे वो अगले महीने में जा करके जुड़ जाते, फिर वहाँ पर मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करना रहता है। ये है मतलब क्रेडिट कार्ड का फंडा कैसे चलता है। अ क्रेडिट कार्ड अकाउंट विल बी ट्रीटेड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट इफ द मिनिमम अमाउंट ड्यू एज मेंशन्ड इन स्टेटमेंट इज नॉट पेड विद इन 90 डेज फ्रॉम द पेमेंट ड्यू डेट मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड अकाउंट को हम एनपीए कब ट्रीट करेंगे? जब जो मिनिमम अमाउंट ड्यू था, जैसे इसमें कहा गया कि 5,000 रुपये पे कर दीजिए, अगर ये 5,000 रुपये जो है नहीं पे किए जाते हैं 90 डेज़ के अंदर में, कब से? जो भी पेमेंट ड्यू डेट बैंक ने कही थी 20 फरवरी अगर कही थी, तो 20 फरवरी से अगले 90 दिन के अंदर में यदि नहीं पे किए जाते हैं तो हम इसे एनपीए मान लेंगे। तो ठीक वैसे ही चलता है, बस यहाँ पेमेंट ड्यू डेट से लेते हैं। कहाँ कब से लेते हैं? जैसे वहाँ ईएमआई की डेट से लेते हैं टर्म लोन में, वैसे यहाँ पेमेंट की ड्यू डेट से अगले जो है 90 डेज़ के विदिन में आपको जमा करना रहता है। ओके, तो ये हो गया छोटी छोटी बातें हमने बहुत सारी कर ली। अब एसेट क्लासिफिकेशन, जिसमें हम मेनली स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल लॉस, ये सारी बातें करेंगे। तो फ्रेंड्स एसेट क्लासिफिकेशन देखेंगे यहाँ पर। तो जो भी एसेट होता है, यानी जो भी आप लोन देते हैं ना, वो ऐसे इसी सीक्वेंस में 4 कैटेगरी में जाता है। पहला स्टैंडर्ड एसेट, दूसरा सब स्टैंडर्ड, तीसरा डाउटफुल और चौथा लॉस एसेट। ठीक है, जिसमें जो स्टैंडर्ड एसेट होता है इसे परफॉर्मिंग एसेट कह सकते हैं। बाकी ये जो 3 होते हैं फ्रेंड्स, 2, 3 एंड 4 आर कॉल्ड एनपीए, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं। ओके, तो सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट और लॉस एसेट नॉन एनपीए की कैटेगरी में आते हैं, जबकि जो है स्टैंडर्ड एसेट आपका एनपीए की कैटेगरी में नहीं आता है। ओके, तो इन्हीं चारों के बारे में हमें यहाँ पर डिटेल में चर्चा करनी है। स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है? इफ़ पेमेंट इज रेगुलरली कमिंग देन इट इज़ अ स्टैंडर्ड एसेट। अगर पेमेंट रेगुलरली आ रही है तो ये एक स्टैंडर्ड एसेट है, कोई डाउट नहीं है। तो फ्रेंड जो है, अगर पेमेंट लगातार आपको रिसीव हो रही तो उसे स्टैंडर्ड एसेट कहते हैं। सब कुछ सही रहे तो स्टैंडर्ड एसेट है ना। स्टैंडर्ड एसेट भी आपके 2 तरीके के होते हैं, एक रेगुलर स्टैंडर्ड होता है और एक इरेगुलर स्टैंडर्ड होता है। तो इसमें क्या है, रेगुलर स्टैंडर्ड क्या होगा फ्रेंड्स? रेगुलर स्टैंडर्ड उसे कहेंगे इन विच ईएमआई इज गेटिंग डिपॉजिटेड ऑन टाइम, जिसमें ईएमआई समय समय पर जमा हो जा रही है, उसे हम रेगुलर स्टैंडर्ड अकाउंट कहेंगे। इरेगुलर स्टैंडर्ड जो अकाउंट होते हैं फ्रेंड्स, उन्हें हम SMA कहते हैं। SMA क्या होता है? स्पेशल मेंशन अकाउंट होता है। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए 20 तारीख को EMI आनी है 5,000 रुपये, तो हर महीने की अगर 20 तारीख को 5,000 रुपये जमा हो रहे हैं तो फ्रेंड्स ये रेगुलर स्टैंडर्ड अकाउंट हो गया। कैसा अकाउंट हो गया? रेगुलर स्टैंडर्ड अकाउंट हो गया। लेकिन अगर 20 तारीख को पेमेंट आनी है और पता चल रहा है कि अभी पेमेंट 25 तारीख तक भी नहीं आई, 30 तारीख तक भी नहीं आई, 12 तारीख तक भी नहीं आई, यानी अगले महीने की ना, जैसे 20 तारीख के बाद ये मान लीजिए 20 जून है तो ये
12 फरवरी तक भी पेमेंट नहीं आई, तो इसका मतलब वो अकाउंट अब रेगुलर नहीं रह गया है, तो उसे हम इर्रेगुलर स्टैंडर्ड अकाउंट कहेंगे। इन्हें ही SMA भी कहा जाता है। SMA होता है स्पेशल मेंशन अकाउंट। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है SMA की, ये जो बात होती है SMA है ना, SMA का होता है स्पेशल मेंशन अकाउंट। तो यहाँ पर SMA की चर्चा करेंगे। टर्म लोन के केस में अगर हम SMA की बात करें तो SMA 0 का मतलब होता है कि अगर जो है प्रिंसिपल या इंटरेस्ट ओवर ड्यू है 1 से 30 दिन के लिए अगर ओवर ड्यू रहता है फ्रेंड तो उसे SMA 0 कहते हैं। अगर 31 से 60 दिन के लिए ओवर ड्यू रहता है तो उसे हम SMA 1 कहते हैं। अगर 61 से 90 डेज के लिए रहता है तो उसे हम SMA 2 कहते हैं। एंड आफ्टर 90 डेज कोई भी अकाउंट आपका NPA में चला जाता है। देखिए अकाउंट 90 दिन के बाद NPA में जाता है, 90 दिन तक वो NPA से पहले ही रहता है। 90 दिन यानी 91 दिन से NPA में चला जाता है। उसके पहले यानी कि अभी 90 दिन होने के पहले भी जो है इसको इर्रेगुलर है ना स्टैंडर्ड अकाउंट की कैटेगरी में रखा जाता है। तो उसमें भी फर्दर कैटेगराइजेशन हुआ है। ये कहने मतलब ये हुआ कि जैसे अगर 20 तारीख को इंस्टॉलमेंट 5,000 रुपये की आनी है तो 20 तारीख की डेट से ही शुरू हो जाता है, यानी 20 तारीख से अगर 20 को नहीं आया तो 20 तारीख से ही ये इर्रेगुलर होना मतलब SMA 0 की कैटेगरी में चला जाता है नई डेफिनेशन के हिसाब से। ठीक है, अगले 30 दिन तक अगर पेमेंट नहीं आपने की तो SMA 0 में रहेगा। अगर 31 से 60 दिन तक नहीं की तो SMA स्पेशल मेंशन 1 अकाउंट में चला जाएगा। अगर 61 से 90 डेज में नहीं की तो स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 SMA 2 की कैटेगरी में चला जाता है। बहुत ज़्यादा पूछा था फ्रेंड्स, वो 1 to 30 डेज, 31 to 60, 61 to 90। एग्जामिनर थकते नहीं है इस क्वेश्चन को पूछने में। ओके, तो ध्यान रखेंगे SMA 0 कब होता है, जब 1 से 30 दिन तक ओवर ड्यू हो। SMA तब होता है 1 तब होगा 31 से 60 डेज ओवर ड्यू हो, और SMA 2 तब होता है जब 61 से 90 डेज के लिए ओवर ड्यू हो। और ये क्या है, इर्रेगुलर स्टैंडर्ड अकाउंट हो गए। ओके, तो स्टैंडर्ड अकाउंट का मतलब जब सब कुछ सही रहे, सब कुछ ठीक चले तो उसे स्टैंडर्ड अकाउंट कहते हैं। यानी इफ़ EMI आर पेमेंट इज रेगुलरली कमिंग देन इट इज स्टैंडर्ड अकाउंट। स्टैंडर्ड अकाउंट दो तरीके के होते हैं, रेगुलर स्टैंडर्ड और इर्रेगुलर स्टैंडर्ड। रेगुलर वो वाले हो गए जो रेगुलरली चल रहे हैं, ऑन टाइम पेमेंट आ रही, कोई इशू नहीं, दीज आर रेगुलर स्टैंडर्ड अकाउंट। इर्रेगुलर वो हुए जो रेगुलर नहीं रह गए, मतलब रेगुलर मतलब 20 तारीख को पेमेंट चाहिए तो 20 तारीख को आ गई तो रेगुलर हो गया। अगर ऐसा नहीं हुआ 20 को पेमेंट नहीं आई उसके बाद आई कभी भी तो वो इर्रेगुलर स्टैंडर्ड अकाउंट की कैटेगरी में चला जाता है। ओके, तो इर्रेगुलर स्टैंडर्ड अकाउंट को SMA भी बोलते हैं। SMA का मतलब स्पेशल मेंशन अकाउंट होता है। स्पेशल मेंशन अकाउंट में SMA 0 तब कहेंगे जब पेमेंट या इंटरेस्ट जो है ओवर ड्यू हो, यानी EMI आपकी 1 से 30 दिन तक ओवर ड्यू है। अगर जो है 31 से 60 दिन तक ओवर ड्यू है तो उसे SMA 1 बोलते हैं। अगर 61 से 90 दिन तक ओवर ड्यू है तो उसे SMA 2 बोलते हैं। और अगर 90 दिन बीत गए है ना, EMI फिर भी नहीं आई तो वो NPA कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स जो है आपका स्टैंडर्ड अकाउंट के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया। अब ना जो NPA के मैं बता नहीं रहा था कि नई गाइडलाइन है डे एंड प्रोसेस से रिलेटेड, उस पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। न्यू गाइडलाइन ऑन NPA, तो अकाउंट शुड बी मार्क्ड ओवर ड्यू एज पार्ट ऑफ डे एंड प्रोसेस। तो डे एंड प्रोसेस में ही अकाउंट को ओवर ड्यू मार्क कर दिया जाएगा। नई प्रोसेस ये कहती है RBI की। ठीक है, एन अकाउंट विल बी क्लासिफाइड एज SMA आर NPA एज पार्ट ऑफ डे एंड प्रोसेस। तो किसी भी अकाउंट को आपको SMA मेंशन करना है या NPA में कन्वर्ट करना है, वो डे एंड प्रोसेस के तहत ही वो मेंशन हो जाएगा। मतलब पहले डे एंड से इसका कोई लेना देना नहीं होता था NPA का, लेकिन अब ये RBI कहता है कि जब आप डे एंड प्रोसेस रन करेंगे, है ना, हम लोग बैंक में डे एंड लगाते हैं, इसी चक्कर में तो लेट होता है। 7 बजे 8 बजे रात तक जब तक डे एंड लगाते नहीं हैं तब तक घर जाते नहीं हैं, है ना उसी चक्कर में हम लोग लेट होते हैं। तो डे एंड जब लगाओगे उसी समय आपको अकाउंट को ओवर ड्यू SMA NPA जिस भी कैटेगरी में वो फॉल आउट होता है उस कैटेगरी में उसको मेंशन आपको करना होगा। ओके, ओवर ड्यू की बात हमने की थी, अकाउंट शुड बी मार्क्ड ओवर ड्यू। तो ओवर ड्यू का मतलब आपको मैंने बताया ही था कि कोई एनी अमाउंट ड्यू टू बैंक अंडर एनी क्रेडिट फैसिलिटी इज ओवर ड्यू इफ इट इज नॉट पेड ऑन ड्यू डेट फिक्स्ड बाय बैंक। तो बैंक के द्वारा जो भी ड्यू डेट रखी गई है, अगर उस ड्यू डेट तक जो है उस ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं आती है तो उस क्रेडिट फैसिलिटी को, उस लोन को हम ओवर ड्यू मान लेते हैं। जैसे 20 जनवरी को कोई पेमेंट आनी थी, EMI आनी थी, अगर वो 20 जनवरी के डेंड होने तक नहीं आई, 20 जनवरी को शाम को 5 बजे ब्रांच ने डेंड किया, तब तक अगर कस्टमर ने नहीं जमा किया तो वो ओवर ड्यू कैटेगरी में चला जाएगा। ओके, समझ में आ गई मेरी बात। तो ये नई गाइडलाइन है फ्रेंड्स। ओके, डे एंड प्रोसेस से अटैच कर दिया गया है, तो अकाउंट को ओवर ड्यू डे एंड प्रोसेस के तहत ही जो है मार्क कर दिया जाएगा। RBI के मास्टर सर्कुलर में ये एग्जांपल दिया हुआ कि अब कैसे हमें NPA को कैसे, मतलब डे एंड जब लगाएंगे तो SMA 0 कब करेंगे, किस डेट को SMA 1 2
और एनपीए कैसे मार्क करेंगे, पूरा एक एग्जाम्पल उन्होंने दे रखा है। आइए उस एग्जाम्पल को एक बार पढ़ते हैं, इसी पर ही डिटेल में चर्चा होनी है यहाँ पर, 2-3 बार इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। इफ़ ड्यू डेट ऑफ अ लोन अकाउंट, मान लीजिए कोई एक लोन अकाउंट है जिसकी ड्यू डेट 31 मार्च 2022 है, एंड फुल ड्यूज आर नॉट रिसीव्ड बिफोर द बैंक रन्स द डे एंड प्रोसेस फॉर दिस डेट मतलब उसी डेट के लिए 31 मार्च 2022 को, यानी कि कोई एक ऐसा लोन है जिसकी ईएमआई 31 मार्च 2022 को आनी थी, ड्यू डेट उसकी क्या थी लोन की 31 मार्च 2022 थी, लेकिन जो फुल ड्यूज हैं वो मतलब जितना भी मान लीजिए 5,000 रुपये आने थे, पूरे 5,000 रुपये अगर डे एंड ब्रांच ने डे एंड जब रन किया उसके पहले बिफोर अगर रिसीव नहीं होते हैं तो डेट ऑफ ओवर ड्यू शैल बी 31 मार्च। तो हम अकाउंट को उसी डेट में ही 31 मार्च को ही ओवर ड्यू मार्क कर देंगे और ये SMA 0 की कैटेगरी में हमारा अकाउंट चला जाएगा। समझिए इस बात को, पहले 1 अप्रैल को जाता, पहले हम क्या करते 31 मार्च को हम वेट करते कि कस्टमर पैसा देगा कि नहीं देगा। अगर 31 मार्च को नहीं देता या देता उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जब 1 अप्रैल की डेट आती फ्रेंड ना, तो हम बोलते कि अरे इसका पैसा नहीं आया, 31 को आना था, अब इसको NPA मतलब NPA SMA 0 मार्क करना शुरू करते हैं। लेकिन अभी RBI ने बोला कि नहीं, जिस डेट को पैसे आने थे उसी डेट को अगर दे दिया शाम तक तो बहुत अच्छा है, वरना इसे आप तुरंत ही SMA 0 मार्क कर दीजिए, तुरंत ही उसी डेट में ही SMA 0 मार्क करना होगा, 31 मार्च को ही, बार बार जोर दे रहा हूँ, ठीक है। इफ़ इट कंटिन्यूज टू रिमेन ओवर ड्यू then this account shall get tagged as SMA 1 upon running day and process on 30 अप्रैल 2022, that is upon completion of 30 days of continuously overdue। तो ये कह रहे हैं कि अगर मान लो ये रिमेन ओवर ड्यू ही रहता है, अभी भी पेमेंट नहीं आ रही है, तो ये 30 अप्रैल 2022 को SMA 1 कैटेगरी में चला जाएगा। जब ओवर ड्यू का 30 दिन बीत जाएगा, तो ऐसे थोड़ा सा समझ लीजिए, अभी डिटेल में इसकी चर्चा मैं करूँगा और डेट्स के साथ हम बात करेंगे यहाँ पर, या फिर करना चाहें तो कर ही लेते हैं। SMA 1 जो है 30 अप्रैल को कैसे हुआ, तो देखिए फ्रेंड, देखिए 31 मार्च 2022 को पेमेंट आनी थी, आई नहीं तो SMA 0 हो गया, ठीक है, SMA 0 मार्क कर दिया हमने। अब ये 1 से 30 दिन तक SMA 0 रहेगा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 दिन हो गया फ्रेंड, देखिए 31 मार्च आपका 1 दिन हो गया, समझिए SMA 0 की कैटेगरी में 1 दिन हो गया, यानी 29 दिन और ये SMA 0 में रहेगा। मैं क्या कह रहा हूँ समझ रहे हैं आप। देखिए SMA 0 कब कहते हैं आप, जब 1 से 30 दिन तक, 1 से 30 दिन तक अगर आपकी EMI ना आए, है ना, तो उसे SMA 0 कहते हैं। 31 से 60 को जो है हम SMA 1 कहते हैं। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये सोचें तो देखिए 1 से 30 दिन तक अगर पेमेंट नहीं आती, ओवरड्यू रहता है, तो उसे हम SMA 0 कहेंगे। तो 31 मार्च को पेमेंट आनी थी लेकिन नहीं आई और हमने उसे SMA 0 मार्क कर दिया, यानी 31 मार्च को 1 दिन बीत गया, ठीक है, यानी 1 अप्रैल को दूसरा दिन चलेगा। ये बात थोड़ा सा समझिए यहाँ पर गहराई से, 1 अप्रैल को दूसरी तारीख चलेगी, इसका मतलब ये हुआ कि 29 दिन और ये जो है SMA 0 रहेगा। तो 29 दिन अगर आप इसमें जोड़ोगे अगर, तो ये आ जाएगा आपका 29 अप्रैल 2022। देखिए क्यों, क्योंकि 1 दिन इधर बीता और अप्रैल में 1 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक 29 दिन और बीतेंगे, तो 29 और 1 30 दिन, यानी ये 30वां दिन है फ्रेंड्स आपका। 29 अप्रैल 2022 आपका 30th डे है, 30वां दिन है। तो ये SMA 0 की डेट है, किसकी है, SMA 0 की डेट है। यानी अब अगला दिन जब आएगा तो वो 31वां दिन होगा। अगला दिन कितनी तारीख होगी, 30 अप्रैल 2022 की जो डेट होगी ये कौन सी होगी, 31वें दिन की डेट होगी। अब ये SMA 1 हो गया, इस डेट को SMA 1 हो जाएगा फ्रेंड्स, इसीलिए यहाँ देखिए 30 अप्रैल 2022 लिखा हुआ है। अच्छा थोड़ा सा और भी देख लेते हैं। SMA 2 अब 31वां दिन है, इसका मतलब ये हुआ कि अगले 30 दिन तक, यानी कि ये 60 दिन, जब 60वां दिन होगा तो 60वां दिन कौन सा आएगा, तो देखिए 31वां दिन है, इसका मतलब 29 दिन और चाहिए हमको, 29 दिन और चाहिए। अब अप्रैल कितने का होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 30 दिन का होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगले दिन जब ये 32वां दिन, अगर मैं यहाँ पर देखूँ फ्रेंड्स, अगर 31 की जगह 32वां दिन देखूँ तो 32वां दिन 1 मई 2022 को आ जाएगा, है ना, 32वां दिन। यानी ये 1 दिन ये हुआ और 1 दिन ये हो गया, 2 दिन हो गए ऑलरेडी, 28 दिन और आप ले सकते हो, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे ख्याल से 29 मई 2022 को, है ना, कितनी तारीख को, 29 मई 2022 को ये 60वां दिन कंप्लीट करेगा। कौन सा दिन, 60वां दिन। देखिए
अगर मैंने इसको थोड़ा सा छोटा करूं, हल्का सा डिस्टर्बेंस होगा बट समझ जाएंगे आप। देखिए यहाँ पर क्या था, पहले 31 मार्च 2022 को ये SMA 0 में गया। यहाँ देख लेते हैं, जैसे ये आपका जनवरी चल रही है, 2022 हो या 23 हो, बात एक ही है। ये देखिए ये जो तारीख है फ्रेंड ना आपकी 31 मार्च, इसे थोड़ा सा और अप्रैल में ले आते हैं, ये 31 मार्च की है, ये मार्च वाली डेट्स हैं, फिर ये अप्रैल चला हुआ है। तो 31 मार्च को देखिए ये NPA वो SMA 0 में आया 31 मार्च को। देखिए यहाँ लिखा हुआ ना 31 मार्च को SMA 0 आया। तो अब आपको कितने दिन चाहिए, 30 दिन, 30 दिन इसमें रहेगा। तो अगर आप ऐसे 30 दिन गिनो तो बहुत आसान है, लेकिन ऐसे गणित लगाओ ना तो एक दिन ये हो गया, उसके बाद में 30 दिन चाहिए तो 29 दिन और चाहिए ना हमको, तो हम 29 यहाँ ना आ जाएं सीधे। देखिए एक दिन तो ये हो गया और 29 दिन और चाहिए तो हम यहाँ पहुँचते हैं। तो यानी 31 से लेकर के 29 मार्च तक, 31 मार्च से लेकर 29 अप्रैल तक ये SMA 0 में रहेगा। ये 30 तारीख को आपका SMA 1 में जाएगा। देखिए 30 अप्रैल को आपका SMA 1 में जाएगा। अब इसको आगे बढ़ा देते हैं, मई में यहाँ आए, 30 अप्रैल को हमारा ये चला ही गया, कोई बात नहीं, चलिए 30 अप्रैल को हमारा ये SMA 1 में गया, यानी एक दिन यहाँ हो गया, अप्रैल में एक दिन बीत चुका है। अब यानी 29 दिन हमें और लेने हैं। देखिए अगर आप यहाँ पर 29 दिन और लेंगे, 1 2 3 4 5 6 करके 29 दिन आप और लेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे ये 29 दिन। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? देखिए 30 अप्रैल को ये जो है SMA 1 में गया, तो एक दिन इधर बीता और 29 दिन और लेने हैं, तो 29 तारीख को पहुँच जाए, यानी यहाँ तक 29 मई तक ये जो है SMA 1 रहेगा और ये 30 मई को आपका SMA 2 की कैटेगरी में जाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? 30 मई को SMA 2 में जाएगा और फिर 30 मई को जब ये जाएगा, 30 मई को जब जाएगा तो ये जो है अगले 30 दिन तक, यानी कि एक दिन तो ये हो गया और फ्रेंड्स जो है 31 है तो 2 दिन हो गए, एक दिन 2 दिन इधर बीत गए। अब 28 दिन और ले लीजिए, यानी 28 तारीख को यहाँ ये SMA 2 में ही रहेगा और इस तारीख को ये 91th डे होगा, तो ये NPA की कैटेगरी में 29 जून को जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है थोड़ा बहुत या नहीं समझ में आ रही है? देखिए ये है 31 अप्रैल, ठीक है, रुकिए इसको लिखते चलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, इसी चीज़ को कैलेंडर से भी समझते हुए चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पहला दिन 31 मार्च को SMA 0 आया, ठीक है। तो यहाँ ये 31 मार्च ये रही, ये अप्रैल आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ये मार्च की डेट्स हैं। तो 31 मार्च को ये आया आपका SMA 0 में, तो 29 और दिन, यानी यहाँ से एक दिन से लेकर के 29 दिन तक, यहाँ तक 29 अप्रैल तक ये SMA 0 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 31 तारीख से लेकर 29 तारीख तक अभी 30 दिन बीते हैं, 1 2 ऐसे करके 29 दिन ये हो गए और एक दिन ये हो गया, 30 दिन बीते हैं। तो एक दिन से लेकर 30 दिन तक अगर रहता है तो SMA 0 रहता है, यानी 30 तारीख जब आएगी अप्रैल की तब ये जा करके जो है आपका SMA 1 में जाएगा, जब अपना 30 दिन बीतेगा, है ना। देखिए फिर से ये डिस्टर्ब हो गया, अप्रैल, जब ये 30 अप्रैल आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 30 अप्रैल जब आएगा तब ये आपका SMA 1 कैटेगरी में जाएगा। देखिए यहाँ सामने 30 अप्रैल में रेड कलर से लिखा हुआ है डे 31 के नाम से, ठीक है। उसके बाद में एक दिन अप्रैल में रह गया 30 वाला, और फिर अभी 29 दिन आपको और चाहिए, क्योंकि टोटल 30 दिन, तो ये 29 दिन मई के ले लिए और एक दिन अप्रैल का ले लिया, तो कुल मिलाकर 29 तारीख तक ये SMA 1 में ही बना रहेगा। क्यों? क्योंकि टोटल 60 दिन हुए, अब 60 दिन यहाँ 29 तारीख को पूरे हुए तो 61वां दिन यहाँ आया, यानी अब ये 30 मई को आपका चला गया किसमें, SMA 2 में। 30 तारीख को SMA 2 में गया। अब हमें 30 दिन चाहिए यहाँ से, इस दिन को ले करके 30 दिन चाहिए, तो अब 30 दिन जोड़ने हैं, तो मैं क्या करता हूँ 30 को 1 और 31 को 2 दिन ले लिए मैंने, ये 2 दिन मेरे मिल गए, इसका मतलब 28 दिन मुझे और लेने हैं, तो 28 तारीख तक, ठीक है। तो 30 को आ गया था SMA, 30 को SMA 2 में आया था, 30 हुई, 31 को 2 दिन हो गए और 28 दिन और लिए, तो कुल मिलाकर के 30 दिन मेरे जून में पूरे हो गए। तो 28 तारीख को ये SMA 2 कंप्लीट करेगा और ये 29 तारीख को 91th डे आएगा जब, तो ये NPA कैटेगरी में जाएगा 29 जून को। कैसे जा रहा है पूरा बाकायदा टाइमलाइन से फ्रेंड्स समझाया मैंने आपको। यही बात यहाँ लिखी कि SMA 1 में ये 30 अप्रैल को जाएगा, और अगर यही सेम कंटिन्यू रहेगा तो SMA 2 में 30 मई को जब ये डे एंड प्रोसेस चलेगी तो ये SMA 2 में जाएगा, ओके। और अगर सेम बात चलती रही तो NPA में 29 जून को जाएगा, यानी कि 31 मार्च 2022 को जो लोन आपका ड्यू था, 31 मार्च 2022 को जो लोन ड्यू था वो 29 जून 2022 को NPA में जाएगा। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा समझ लेना, हायर रैंक के लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि
क्वेश्चन आपसे एकदम पूछा जाएगा और आपको एकदम अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे क्या चल रहा है। कुछ लोगों के पास हो सकता है बहुत अच्छी ट्रिक्स हों, पर ये है कि सिंपलिसिटी में हम यही चला पाए हैं। इफ़ ड्यू डेट ऑफ लोन इज 31 मार्च 2022, तो SMA 0 होगा जब डे एंड रन करेगा 31 मार्च का ही। SMA 0 में तो उसी डेट जिस डेट को ड्यू डेट था। SMA 1 की कैटेगरी में ये 30 अप्रैल को आया, यानी कि 30 दिन बाद आया फ्रेंड्स। ओके, 31 से ले करके, ठीक है, 31 तारीख को ले करके और टोटल मिला करके 30 दिन गिन लीजिए जितने भी हुए। उसके बाद जब 31वां दिन आप लोगे तो ये 30 अप्रैल आएगा। उसके बाद में इसी तरीके से 30 अप्रैल को एक दिन मानिए और 29 दिन और लीजिए, तो ये 30 दिन SMA 1 में रहेगा। और आफ्टर दैट जब 61वां दिन आएगा यहाँ पर एक तरीके से, तो ये आपका SMA 2 में एंटर करता है और ये 30 दिन तक SMA 2 में ही रहेगा और फिर 29 जून को NPA की कैटेगरी में जाता है। यही बताया है कि 31 मार्च को ड्यू डेट थी, तो उसी दिन को ही SMA 0 मार्क हो गया, तो ये पहला दिन हो गया। अब कुल मिलाकर के 30 दिन तक, दिन एक डे से लेकर के 30 तारीख तक SMA 0 ही रहता है ना, 1 से लेकर के 30 तक SMA 0 रहता है। तो पहला दिन और उसमें 29 दिन और जोड़े मैंने, तो अगर आप 29 दिन जोड़ोगे तो एक दिन तो ये हो ही गया, और 1 अप्रैल से लेकर के 29 अप्रैल तक 29 दिन और होंगे। ठीक है, तो 29 अप्रैल तक 29 दिन और जोड़ने पर 29 अप्रैल आ गया आपका। तो इसका मतलब 29 अप्रैल को ये SMA 0 में ही रहेगा, यानी अगला दिन। अब एक दिन और बढ़ाइए, यानी कि 29 दिन पूरे हुए ना, ये 30वां दिन है, 31वें दिन ही SMA 1 में जाएगा, यानी 30 अप्रैल को ये SMA 1 में गया। अब 30 अप्रैल को SMA 1 में गया, इसका मतलब एक दिन ये हो गया और प्लस 29 दिन, 30 अप्रैल में 29 दिन और जोड़िए, तो 29 दिन अब जब आप जोड़ोगे तो 1 से लेकर के 5 मई तक, 1 से लेकर के 29 मई तक 29 दिन और हो जाएंगे, तो ये 29 मई तक आपका SMA 1 में ही रहेगा। तो 60 दिन हुए आपके 29 मई को SMA 1 में ही रहा। इसका मतलब अब एक दिन और बढ़ाइए तो ये 61वां दिन आएगा, तो 30 मई को ये SMA 2 कैटेगरी में एंटर करेगा और अगले 30 दिन तक यहाँ रहेगा, है ना। तो इसका मतलब 30 मई तो है ही, प्लस 29 दिन और जोड़िए। अब 30 मई में 29 दिन जब आप जोड़ते हो ना, तो यहीं पर ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आती है, क्योंकि देखो 30 मई एक डेट हो गई, 31 मई एक डेट हो गई, तो ये एक दिन हो गया, ये 2 दिन हो गया, और प्लस 28 दिन और जोड़ लीजिए, तभी तो 30 दिन बनेंगे। तो 28 दिन अगर आप जोड़ोगे तो ये 28 जून को जाएगा फ्रेंड्स। ओके, ये मतलब मैं समझा रहा हूँ कि कैसे आप, क्योंकि इतना बड़ा कैलेंडर लेकर के आप हर जगह नहीं बैठे रहेंगे। ओके, इसीलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि मान लीजिए जो है यहाँ 28 दिन क्यों जोड़ा, क्योंकि 30 तारीख को 61वां दिन है, 30 तारीख को 61वां डे है, 31 तारीख को 62 डे है, तो कुल मिलाकर के 28 दिन और चाहिए ताकि मेरे 90 डेज पूरे हो जाएं। इसीलिए वो 28 तारीख तक, 28 जून को 28 दिन होंगे। ठीक है, तो ये आपका 28 जून को SMA 2 ही रहेगा। ओके, 30 मई से लेकर के 28 जून तक टोटल 30 डेज होते हैं, और इन 30 डेज में ये SMA 2 ही रहेगा। और उसके अगले दिन, यानी कि 60 दिन, 90 दिन बीत गए हैं, 91th डे पे ये NPA हो जाएगा। 29 जून 2022 को ये NPA मार्क हो जाएगा। ठीक है, 1 अप्रैल में वही 1 अप्रैल से 29 दिन और चाहिए थे, तो 29 अप्रैल आया है। 1 मई से 29 दिन और चाहिए थे, तो 29 मई आई है। और 31 मई से जब 29 दिन और जोड़े गए 31 मई में, तो ये आपका 28 जून आया है। मैंने आपको समझा, देखिए 1 अप्रैल से लिया 29 दिन तो 29 मई आ गई, आसान था। 1 मई से लिया तो 29 दिन, 29 मई आ गई, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन 31 मई से थोड़ा सा ये आपका 29 दिन और जोड़ने पर 28 जून जो आ रहा है, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। अप्रैल में 30 दिन होते हैं, मई में 31 और जून में 30 दिन होते हैं। ये चीज़ें भी यहाँ पर मुद्दा होंगी थोड़ा सा। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से मैंने आपको ये समझा लिया है कि कैसे कैसे NPA चल रहा है। ओके, जैसे फिर से एक बार अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, 31 मार्च 2022 को ड्यू डेट थी, तो इसी दिन ये SMA 0 हो गया। ठीक है, 31 तारीख को ही SMA 0 हो गया। तो अब ये पहला दिन है, तो इसी तरीके से 30वां दिन, 30 दिन और चाहिए, तो 30 दिन बाद ये SMA 0 ही रहेगा। तो 30 दिन बाद कौन सा दिन रहेगा, तो ये एक दिन हो गया, और 29 दिन और लगेंगे, तो 29 अप्रैल 2022 को 29 अप्रैल को 30वां दिन होगा, क्योंकि ये एक दिन होगा, 29 दिन ये 30वां दिन हो गया, तो ये SMA 0 ही रहेगा। अब क्या करो, इसे SMA 1 कर दो। SMA 1 कब होगा, एक दिन बाद, यानी 30 अप्रैल 2022 को SMA 1 हो गया। अब ये अगेन अगले 30 दिन तक है ना, यानी 31वां दिन से लेकर के 61वें दिन तक, 61 डे तक SMA 1 ही रहेगा, 60वें दिन तक ना। तो यानी कहने वाला एक दिन ये हो गया, और 30 दिन और जोड़ो इसमें, मतलब 29 दिन और हम जोड़ेंगे, ताकि 29 और 1 30 दिन हो जाए, ताकि हमारा बन जाए गणित। तो 29 दिन और होगा, 30 अप्रैल हो ही चुका है, यानी 1 मई से लेकर के 29 मई तक 29 दिन
और हो गए। ओके, तो ये SMA 1 रहेगा। अब अगला दिन जब आएगा यानी 30 मई की जब डेट आएगी 30 मई 2022, तो ये SMA 2 की कैटेगरी में एंट्री कर जाएगा, क्योंकि अब ये 61th डे है। ये 60वां दिन था, ये 61वां दिन है, तो ये 61वें दिन से लेकर के 90वें दिन तक SMA 2 ही रहेगा। ओके, SMA 2। अब 30 मई में अगर हम जोड़ दें कितना, हमें मतलब कुल मिलाकर के 30 दिन चाहिए। इस दिन 30 मई को लेकर के अगले 30 दिन चाहिए। 30 मई एक दिन है और बाकी 29 दिन और चाहिए। तो भाई 29 दिन कैसे लेंगे हम? 30 मई हमें पता है मई 32 की होती, सॉरी मई 31 की होती है, तो 30 मई को एक दिन लिया, 31 मई को दूसरा दिन लिया। अब मुझे टोटल 30 दिन करने में आसानी दिख रही है, क्यों? क्योंकि 28 दिन मैं और ले लूँगा, यानी 28 जून तक अगर मैं चला आता हूँ तो ये मेरा 90 दिन कंप्लीट हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? 28 और 2 30 दिन हो गए, और 28 अप्रैल में मतलब अप्रैल में 28 दिन ले लिया, यानी 28 जून 2022 को ये 90 दिन पूरे कर रहा है। अब अगर एक दिन और बढ़े तो SMA 2 ही रहेगा। अगर एक दिन और बढ़े 29 जून 2022 जिस दिन आएगी उस दिन ये NPA मार्क होगा। ओके, ये पूरा मैथमेटिक्स ऐसे चलती है फ्रेंड्स। आई बिलीव मतलब भर का अच्छे से समझाने की कोशिश की है और आपको समझ में भी आया होगा। CC और OD अकाउंट, ये मैंने जो बताया था आपको SMA पूरा SMA 0 1 2 3, ये सब मैंने टर्म लोन के केस में बताया था। CC और OD के केस में SMA 0 का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। CC और OD अकाउंट में कोई SMA 0 का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इसमें सीधे SMA 1 मार्क किया जाता है, यानी ओवर ड्यू अगर 31 से 60 दिन तक है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट तो SMA 1, और अगर 61 से 90 दिन तक है तो सीधे SMA 2 मार्क करते हैं। मतलब इसमें मार्किंग नहीं होती है, SMA 0 कहीं गया नहीं है। SMA 0 इज देयर, SMA 1 इज देयर, डेफिनेशन भी सेम है। SMA 2, SMA 1 कब है? 31 से 60 दिन तक ओवर ड्यू, और SMA 2 61 से 90 दिन तक ओवर ड्यू। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पर SMA 0 मार्क ही नहीं किया जाता है, यानी सिस्टम में CC OD के केस में SMA 0 मार्क ही नहीं होगा, सीधे SMA 1 मार्क होगा जब 31 से 60 दिन ओवर ड्यू हो जाए। यानी किस्त जो है मान लीजिए 20 जनवरी को आनी थी, तो अगर 20 जनवरी को नहीं आई, यानी 20 फरवरी को भी नहीं आई, मान लीजिए 30 दिन बीत गए, अब सीधे हम इसे SMA 1 मार्क करेंगे, ना कि इसे 20 जनवरी को SMA 0 मार्क कर देंगे। SMA 0 मार्क करने की आवश्यकता ही नहीं होती है CC OD के केस में, बस इतना ही। अब 90 डेज बीतने के बाद 91वां दिन जैसे ही आता है तुरंत ही NPA मार्क हो जाता है। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि जो एसेट होते हैं उसमें स्टैंडर्ड जो एसेट होता है वो NPA नहीं होता है ना, वो NPA नहीं होता। लेकिन जो सब स्टैंडर्ड है, जो आपका डाउटफुल है, और जो आपका लॉस एसेट है, वो सारे NPA के टाइप होते हैं। इसीलिए यहाँ टाइप्स ऑफ NPA अब लिखा गया है ना। जैसे मैंने आपको शुरू में 4 तरीके के एसेट दिखाए थे, अगर याद हो आपको, ये है ना, 4 तरीके के एसेट दिखाए थे, लेकिन ये NPA के टाइप नहीं है, ये NPA के टाइप हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिटेल में इन तीनों के बारे में NPA टाइप की चर्चा करने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड एसेट NPA में नहीं आता, स्टैंडर्ड एसेट में SMA जरूर आता है। इर्रेगुलर जब स्टैंडर्ड एसेट होता है तो उसे SMA की कैटेगरी में लेते हैं। सब स्टैंडर्ड एसेट की अगर हम बात करें, ऑन बिकमिंग NPA द अकाउंट इज क्लासिफाइड एज सब स्टैंडर्ड अकाउंट। जब भी अकाउंट NPA होगा तो उसे सब स्टैंडर्ड तुरंत ही मार्क कर दिया जाता है। जैसे अभी हमने जो देखा था 31 मार्च 2022 को लोन की ड्यू डेट थी, और ये 29 जून 2022 को ही जा करके वो हो गया था आपका NPA 29 जून को। अभी हमने देखा पूरा डिटेल में एग्जाम्पल। तो जब ये NPA जिस दिन डिक्लेयर हुआ फ्रेंड्स, उसी दिन ही ये सब स्टैंडर्ड भी हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सब स्टैंडर्ड। ओके, तो अप टू 12 मंथ, अगर कोई NPA अप टू 12 मंथ कोई अकाउंट NPA की कैटेगरी में 12 महीने तक रहता है तो उसे सब स्टैंडर्ड एसेट कहा जाता है। अ सब स्टैंडर्ड एसेट वुड बी वन व्हिच हैज़ रिमेन्ड NPA फॉर अ पीरियड लेस देन आर इक्वल टू 12 मंथ। जो 12 महीने या उससे कम के लिए अगर NPA रहा है तो उसे सब स्टैंडर्ड एसेट कहेंगे। एक एसेट को हम सब स्टैंडर्ड तब कहते हैं जब वो NPA 12 महीने या उससे कम के लिए रहा हो, तो उसे हम सब स्टैंडर्ड एसेट कहते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, एक बात और देखिएगा, जैसे 31 मार्च 2022 को ड्यू डेट थी ना, ड्यू डेट थी, तो ये SMA 0 में गया था हमारा अकाउंट। ठीक है, उसके बाद में ये 29 जून 2022 को NPA हुआ। ठीक है, तो 29 जून जब ये NPA हुआ तो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में भी चला गया, और ये 1 साल तक फ्रेंड जो है सब स्टैंडर्ड ही रहता है।
तो अगर एक हिसाब से आप देखो ना, जो ड्यू डेट है वहाँ से 90 दिन पहले बीते थे तब जाके एनपीए हुआ था, और प्लस अगले 12 महीने तक ये जो है सब स्टैंडर्ड रहता है। ओके, तो ड्यू डेट के हिसाब से देखें तो 12 महीने और 3 महीने 15 महीने तक फ्रेंड जो है ये आपका जो है उसमें रहता है ना। समझ रहे हैं मेरी बात को? यहाँ जो कहा जा रहा है कि जब अकाउंट एनपीए क्लासीफाई हो जाता है तो अगर वो एनपीए की कैटेगरी में अगले 12 महीने या उससे कम के लिए रहता है तो उसे सब स्टैंडर्ड कहते हैं, और एनपीए बनने में 90 दिन लग जाते हैं, राइट। तो वो बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सब स्टैंडर्ड एसेट आपको समझ में आ गई मेरी बात? सब स्टैंडर्ड एसेट किसे कहते हैं? ऐसा एसेट जो कि एनपीए है लेकिन एनपीए की कैटेगरी में 12 महीने या उससे कम के लिए है। 12 महीने से ज़्यादा हो गया तो वो डाउटफुल में चला जाएगा। 12 महीने यानी 1 साल या उससे कम के लिए अगर एनपीए है तो उसे सब स्टैंडर्ड मानेंगे। अगर कोई इफ़ अकाउंट इज सब स्टैंडर्ड फॉर मोर देन 12 मंथ, अगर कोई अकाउंट 12 महीने से ज़्यादा जो है सब स्टैंडर्ड में रह गया या एनपीए में रह गया, दोनों एक ही बात है। एनपीए में रह गया 12 महीने से ज़्यादा यानी 1 साल बीत गया एनपीए रहते रहते, तो 1 साल तक तो सब स्टैंडर्ड रहेगा, लेकिन 1 साल के बाद में ये डाउटफुल की कैटेगरी में चला जाता है। एन एसेट वुड बी क्लासिफाइड एज डाउटफुल इफ़ इट हैज़ रिमेन्ड इन द सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर पीरियड ऑफ 12 मंथ आर मोर, है ना, यहाँ पर मोर लिख दीजिएगा। ओके, सॉरी, सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ आर मोर। हाँ ठीक है, तो ये हो गया। कोई भी अकाउंट अगर जो है आपका एसेट जो है सब स्टैंडर्ड 12 महीने से ज़्यादा के लिए रह जाता है तो उसे डाउटफुल एसेट में कैटेगराइज कर देते हैं। डाउटफुल में भी 3 कैटेगरी होती हैं फ्रेंड्स। ओके, अगर डाउटफुल अप टू 1 ईयर है तो उसे डाउटफुल 1 बोलते हैं या D1 बोलते हैं। अगर डाउटफुल फॉर मोर देन 1 ईयर है और अप टू 3 ईयर है तो उसे डाउटफुल 2 या D2 बोल देते हैं। अगर डाउटफुल फॉर मोर देन 3 ईयर्स है तो उसे डाउटफुल 3 या D3 बोल देते हैं। ये होता है, ठीक है, ये भी कैटेगराइजेशन पूछा जाता है। तो अगर डाउटफुल अप टू 1 ईयर है तो उसे डाउटफुल 1 कहिए, D1 कहिए। अगर 1 ईयर से ज़्यादा है लेकिन अप टू 3 ईयर है तो उसे डाउटफुल 2 D2 कहिए। और अगर जो है डाउटफुल फॉर मोर देन 3 ईयर है तो उसे D3 डाउटफुल 3 की कैटेगरी में रख देते हैं। ओके, तो डाउटफुल अब आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो एक अकाउंट जो है, जैसे एक अकाउंट पहले एनपीए हुआ, अगर वो 12 महीने तक एनपीए रहा तो 12 महीने तक अगर रहेगा तो इसे सब स्टैंडर्ड बोलेंगे। और अगर वो 12 महीने से ज़्यादा हो गया उसको एनपीए रहते हुए तो उसे हम डाउटफुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउटफुल। यानी जब एनपीए हो उससे 12 महीने बीत गए और ज़्यादा टाइम हो गया तो डाउटफुल कैटेगरी में आ जाएगा। अब डाउटफुल रहते हुए अगर 1 ईयर तक डाउटफुल है, डाउटफुल रहते हुए 1 ईयर तक डाउटफुल है, समझिए डाउटफुल कैटेगरी में आया और 1 साल तक डाउटफुल में रहा तो उसे हम D1 बोलेंगे। अगर डाउटफुल में आया और 1 साल से ज़्यादा हो गया लेकिन 3 साल से कम हुआ उसे डाउटफुल बने हुए तो D2 कहेंगे। अगर 3 साल से भी ज़्यादा हो गया जो है डाउटफुल रहते हो तो उसे D3 कैटेगरी में, डाउटफुल 3 कैटेगरी में रख देते हैं। ओके, उसके बाद में ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी। इफ़ अकाउंट वाज सिक्योर्ड इन द बिगनिंग व्हेन लोन वाज सैंक्शन बट लेटर ऑन रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी बिकम 10% आर मोर बट लेस देन 50% ऑफ द आउटस्टैंडिंग एट एनी टाइम देन इट विल बिकम डाउटफुल इमीडिएटली। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब ये है कि जो मैंने आपको बताया नहीं था कि कभी कभी क्या होता है कि आपने कोई घर जो है गिरवी रखा तो 50 लाख का था, लेकिन पता चला कि जो है गिर गया, घर टूट गया, उसकी वैल्यू जो है अब केवल 2 लाख रुपए बची है। तो ऐसे केस में अगर 50% या उससे कम वैल्यू हो जाती है, 50% या उससे कम वैल्यू हो जाती है एसेट की जो गिरवी रखा गया है, जो आपकी रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है, उसकी वैल्यू अगर 50% उससे कम हो जाती है तो उस केस में हम उसे क्या कहते हैं? डायरेक्टली डाउटफुल डिक्लेयर कर देते हैं, डायरेक्टली डाउटफुल डिक्लेयर कर देते हैं। और अगर 10% से कम हो जाए तो उसे सीधे लॉस एसेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो वही कहना है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर हम टाइमलाइन को फॉलो नहीं करते हैं। हमें टाइमलाइन नहीं फॉलो करना कि 3 साल से ज़्यादा का डाउटफुल है इसलिए इसको हम इस कैटेगरी में रखें, नहीं। अगर जो है लोन आपका शुरुआत में सिक्योर्ड था, जब आपने लोन सैंक्शन किया तो उस समय आपके पास में 1 करोड़ के लोन के लिए आपके पास में 1 करोड़ रुपए की जो है एसेट वैल्यू थी, ठीक है, जो भी गिरवी था, जो भी बंधक था, जो सिक्योरिटी थी वो 1 करोड़ रुपए की थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता कुछ समय बाद पता चला कि ये 1 करोड़ की जो ज़मीन है उसकी कीमत अब 10 लाख रुपए रह गई है। तो अगर ऐसा होता है, आपको असेसमेंट करने पर ऐसा पता चलता है तो इस अकाउंट को हम वेट नहीं करेंगे समय का, हम सीधे जो है आपका डाउटफुल कैटेगरी में इमीडिएटली मिला देंगे। लेकिन क्या है कंडीशन कि 50% है ना, लेस देन 50% हो जाए। कितनी? लेस देन 50% हो जाए। जो भी रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो थी वो 50% या उससे कम हो जाए अगर, तो तुरंत ही उसे हम डाउटफुल एसेट में मान लेते हैं।
10 लाख रुपए का घर था जब हमने लोन दिया था, तो 10 लाख रुपए का सिक्योरिटी हमारे पास था। अभी हमारे पास सिक्योरिटी केवल जो है मान लीजिए 4 लाख रुपए की बची हुई है। तो इसका मतलब ये कितनी हो गई, जितनी थी उसका 60% घट गया ना। तो 50% या 50% से ज़्यादा अगर वैल्यू घट जाती है तो उस केस में हम इसे क्या करते हैं फ्रेंड, सीधे डाउटफुल की कैटेगरी में डाल देते हैं। जो सिक्योरिटी होती है उसमें प्राइमरी सिक्योरिटी और कोलेटरल सिक्योरिटी दोनों को शामिल किया जाता है। प्राइमरी सिक्योरिटी आपकी वो होती है, जैसे आपने घर पर कोई लोन दिया, हाउसिंग लोन दिया, तो जो हाउस आपने लोन दे करके बनवाया, बैंक ने जिस हाउस को लोन देकर बनवाया वो उसकी प्राइमरी सिक्योरिटी है। और इस हाउसिंग लोन के लेने के लिए कस्टमर ने यदि कोई दूसरा घर, दूसरा ट्रैक्टर, दूसरी ज़मीन कुछ गिरवी रखा है तो वो कोलेटरल होती है। ओके, प्राइमरी सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी होती है जो बैंक के खुद के लोन से बने, है ना। कोलेटरल सिक्योरिटी होती है जो एडिशनल कस्टमर हमें देता है। लॉस अकाउंट क्या होता है, दैट अकाउंट इन विच मनी कैन नॉट बी रिकवर्ड, ऐसा अकाउंट जिसमें से हम पैसा रिकवर ना कर सकें उसे लॉस अकाउंट माना जाता है। यहाँ पर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि मतलब जैसे कि 3 साल बीत जाए, 4 साल बीत जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अकाउंट जिसमें से हम पैसा रिकवर नहीं कर सकते उसे लॉस अकाउंट मान लिया जाएगा। अ लॉस एसेट इज वन वेयर लॉस हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय बैंक आर इंटरनल आर एक्सटर्नल ऑडिटर्स आर आरबीआई इंस्पेक्शन टीम, है ना, बट द अमाउंट हैज़ नॉट बीन रिटन ऑफ होली। ठीक है, तो लॉस एसेट वो होगा। अब जैसे हम ये कह रहे हैं कि ऐसा अकाउंट इसमें मनी रिकवर ना हो पाए, तो कौन सा अकाउंट इसमें मनी रिकवर नहीं हो पाई, इस बात का डिसीजन कौन लेगा, तो इसका डिसीजन आइडेंटिफाई करता है बैंक का इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिटर, ये बात बताएगा, या आरबीआई की इंस्पेक्शन टीम आपको बताएगी कि सर ये वाले अकाउंट में पैसा अब रिकवर नहीं किया जा सकता है। तो अगर ऐसा जो है मतलब इंटरनल ऑडिटर या एक्सटर्नल ऑडिटर बैंक का या आरबीआई की इंस्पेक्शन टीम, आरबीआई के इंस्पेक्टर अगर ऐसा बता देते हैं तो वैसे अकाउंट को हम सीधे लॉस अकाउंट की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो ये लॉस एसेट होता है। यहाँ पर भी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर हम ये टाइमलाइन फॉलो नहीं करते, या जो भी ये इंस्पेक्शन वगैरह की जो बात है ये तो है ही, है ना। यहाँ पर हम सीधे क्या करेंगे, इफ़ अकाउंट वाज सिक्योर्ड इन द बिगनिंग व्हेन अकाउंट लोन वाज सैंक्शन, जब लोन दिया गया था तो अकाउंट सिक्योर्ड था, लेकिन जो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है वो फॉल बिलो 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग, है ना, एट एनी टाइम। जो भी आउटस्टैंडिंग है उसका 10% से नीचे आ जाता है तो उसे लॉस अकाउंट हम सीधे सीधे मान लेते हैं। ओके, तो लेस देन 10% अगर है तो फॉल बिलो मतलब जो है बिलो 10%, अगर जो है बिलो 10% हो जाती है रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी तो सीधे लॉस एसेट मान लेते हैं, और अगर बिलो 50% हो जाती है तो उसे हम डाउटफुल एसेट मान लेते हैं। ध्यान रखेंगे थोड़ा सा तो अच्छा रहेगा। ठीक है फ्रेंड, तो टाइप्स ऑफ एनपीए में हमने देखा सब स्टैंडर्ड एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट वो होता है जो एनपीए रहे 12 या 12 से कम महीने तक, 12 और लेस देन 12 मंथ अगर जो है कोई अकाउंट एनपीए रहता है जो उसे सब स्टैंडर्ड मानते हैं। डाउटफुल एसेट क्या होता है, जो सब स्टैंडर्ड हो लेकिन 12 महीने से ज़्यादा अगर कोई अकाउंट सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रह जाता है तो उसे डाउटफुल एसेट मान लेते हैं। डाउटफुल एसेट जो है फर्दर 3 पार्ट में बांटे जाते हैं, डाउटफुल 1 D1, डाउटफुल 2 D2, डाउटफुल 3 D3। तो अगर डाउटफुल अप टू 1 ईयर है, 1 साल तक डाउटफुल रहा तो D1 मानिए, 1 साल से ज़्यादा और अप टू 3 ईयर रहा डाउटफुल तो डाउटफुल 2 मानिए, अगर 3 साल से ज़्यादा रहा तो उसे डाउटफुल 3 D3 मानते हैं। अगर रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो है वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 50%, है ना, से कम हो जाती है, 50% से कम हो जाती है ना, जितना भी लोन आउटस्टैंडिंग है उसका 50% से यदि कभी भी जो सिक्योरिटी वैल्यू है उसका वैल्यू कम हो जाता है तो सीधे सीधे डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में हम लोन को डाल देते हैं। सिक्योरिटी में प्राइमरी सिक्योरिटी और कोलेटरल सिक्योरिटी दोनों को लिया जाता है। लॉस एसेट वो एसेट होते हैं जिसमें मनी रिकवर ना की जा सके, मनी नहीं रिकवर की जा सके, इस बात का फैसला बैंक के इंटरनल ऑडिटर, बैंक में जो बाहर से ऑडिटर आते हैं वो ऑडिटर्स, या आरबीआई की इंस्पेक्शन टीम इस बात का फैसला करती है कि हाँ इस अकाउंट में हम पैसा रिकवर नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे अकाउंट को लॉस एसेट में हम कैटेगराइज कर देते हैं। उसके बाद में कई बार इसको भी फॉलो नहीं करते हैं, अगर जितना भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, जितना भी आउटस्टैंडिंग लोन का बैलेंस है, अगर उसमें जो सिक्योरिटी है उसकी वैल्यू 10% से कम हो जाती है, लेस देन 10%, आउटस्टैंडिंग का लेस देन 10% हो जाती है, 1 करोड़ आउटस्टैंडिंग है लोन में, और जो है मान लीजिए अभी जो सिक्योरिटी है हमारे पास में वो 10 लाख से भी कम है, अगर 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख है तो इसका मतलब हो ये सीधा अकाउंट 10% से कम हो गई रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, तो इसको सीधे लॉस एसेट में हम कन्वर्ट कर देंगे, वेट नहीं करेंगे। ओके,
उसके बाद में बात करेंगे इनकम रिकग्निशन की पॉलिसी क्या होती है। इनकम रिकग्निशन पॉलिसी क्या कहती है, द पॉलिसी ऑफ इनकम रिकग्निशन हैज़ टू बी ऑब्जेक्टिव एंड बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी। तो इनकम रिकग्निशन का मतलब होता है कि इनकम को रिकग्नाइज करना। कोई भी अकाउंट जब फ्रेंड्स एनपीए हो जाता है ना, तो उसमें जो भी इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट आप भले ही जो है मतलब चार्ज करते रहो। 1 लाख का लोन है, आप उसमें हर क्वार्टर में 2,000 रुपये का इंटरेस्ट चार्ज करो, पर ये मिल थोड़ी ना रहा है, ये हमें मिल नहीं रहा है, हम चार्ज करते जा रहे हैं। तो ऐसे में इसको इनकम मानना है या नहीं मानना है, यही होता है इनकम रिकग्निशन पॉलिसी। ठीक है, तो ये इनकम रिकग्निशन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए और रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी के पर आधारित है। कितना रिकवरी हुई कितना नहीं, उसी के आधार पर ही हम डिसाइड करेंगे। जैसे 2,000 आने थे, उसमें से कितना आया है, 500 आया, 1,000 आया, कितना है, इसी के आधार पर ही हम इनकम रिकग्निशन करेंगे। ओके, देयरफॉर बैंक शुड नॉट चार्ज और टेक इनटू इनकम अकाउंट द इंटरेस्ट ऑन एनी एनपीए। तो किसी भी एनपीए अकाउंट में जो भी मतलब जो है इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है उसको इनकम अकाउंट में बैंक नहीं ले जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया नहीं कि एक अकाउंट में 2,000 रुपये हर महीने इंटरेस्ट लगना है, हर क्वार्टर में हर 3 महीने में 2,000 रुपये का ब्याज लगना है। तो अगर बैंक ने ये जोड़ा तो 2 2 4 2 6 तो 8,000 रुपये उसने इनकम जनरेट कर ली, तो वो क्या करेगा, इस 8,000 रुपये के इनकम अकाउंट में ले जाएगा। हाँ मेरी इतनी इनकम हुई है, लेकिन चूंकि ये एनपीए अकाउंट है तो पैसा तो आ ही नहीं रहा। हम भले ही बैंक लोन पर चार्ज किया जा रहा है कि हाँ 2,000 मिलना था, 2,000 मिलना था, 2,000 मिलना था, वो भले ही सोच रहा है पर मिल तो रहा नहीं है ना। तो ऐसे केस में ये 8,000 रुपये इनकम अकाउंट में नहीं जाएगा। वही कह रहे हैं कि देयरफॉर बैंक शुड नॉट चार्ज एंड टेक टू इनकम अकाउंट द इंटरेस्ट ऑन एनी एनपीए। किसी भी एनपीए अकाउंट पर जो भी इंटरेस्ट है उसको इनकम में नहीं ले जाना होता है। और चाहे ये गवर्नमेंट गारंटीड अकाउंट हो उस पर भी ये रूल लागू होता है। गवर्नमेंट गारंटीड अकाउंट है तो ऐसा नहीं कि उसमें जो भी इंटरेस्ट बन रहा है उसको आप जो है इनकम अकाउंट में ले जाएंगे, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। यानी कि एनपीए हुआ नहीं, चाहे गवर्नमेंट की गारंटी हो चाहे नॉर्मल अकाउंट हो, जो भी इंटरेस्ट है वो इनकम का पार्ट अब नहीं रह जाता है। हाउएवर इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट, यानी अगर कोई लोन है जो टर्म डिपॉजिट के अगेंस्ट दिया गया है, एनएससी के अगेंस्ट, किसान विकास पत्र के या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट दिया गया है, तो उसमें जो भी इंटरेस्ट चार्ज होगा उसको इनकम अकाउंट में ले जा सकते हैं ड्यू डेट पर, बशर्ते कि क्वाइट मार्जिन मतलब जो है एडिक्वेट मार्जिन अवेलेबल हो। ये मैंने आपको उस समय समझाया था कि जैसे मान लीजिए बैंक की एफडी है 50 लाख रुपए की, कस्टमर ने जो लोन ले रखा है वो मान लीजिए 40 लाख रुपए का फॉर एग्जांपल। तो इस केस में अब लोन 40 ही लाख रुपए का है, एफडी 50 लाख रुपए की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमारे पास 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा हैं। अब ऐसे में मान लीजिए इस लोन अकाउंट पर हर महीने 5,000 रुपये का अगर ब्याज जो है चार्ज होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बैंक जो है 5,000 रुपये का जो ये इंटरेस्ट है भले ही आए, कस्टमर जमा करे ईएमआई या ना जमा करे, इसको इनकम अकाउंट में ले जा सकते हैं, कोई ऐतराज़ नहीं है। इनकम बनाइए, क्यों? क्योंकि भाई 40 लाख रुपए का लोन तो चुकाएगा ही, प्लस 10 लाख रुपए में ये जो इंटरेस्ट है जिस दिन आप चाहोगे उस दिन रिकवर कर लोगे, इसलिए इसको इनकम में ले जा सकते हैं। ओके, क्लियर हो गई मेरी बात। इनकम रिकॉग्निशन पॉलिसी के बारे में अब आप क्लियर हो गए होंगे कि इनकम रिकॉग्निशन की जो पॉलिसी है ऑब्जेक्टिव और रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, बैंक जो भी एनपीए अकाउंट होते हैं उनमें कोई भी इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट बनता है एनपीए अकाउंट पर उसको इनकम अकाउंट में नहीं ले जा सकते हैं, उसे अपनी इनकम नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एनपीए अकाउंट है, वहाँ पर पैसा आना बंद हो चुका है, तो इनकम कैसी? ओके, और चाहे गवर्नमेंट गारंटी दे रखी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तब भी ये बात लागू होती कि एनपीए हुआ मतलब इनकम खत्म। केवल एक जगह इनकम को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, वो कहाँ है? अगर बैंक के खुद के एफडी या दूसरे बैंक के एफडी के अगेंस्ट में, एनएससी के अगेंस्ट में, या किसान विकास पत्र और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट में अगर लोन दिया गया है और वहाँ पर मार्जिन अवेलेबल है, पैसा एक्स्ट्रा अवेलेबल है, तो उस केस में जो भी एनपीए पर इंटरेस्ट बन रहा है आप उसको इनकम अकाउंट में ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये हो गई फ्रेंड्स आपकी इनकम रिकॉग्निशन पॉलिसी। समरी जो कुछ भी थोड़ा बहुत बताया है एक बार फटाफट देखते हैं। SMA 0 अगर कोई अकाउंट इरेगुलर है 1 से 30 दिन तक, SMA 1 अगर इरेगुलर है 31 से 60 डेज तक, SMA 2 अगर इरेगुलर है 61 से 90 डेज का। ठीक है, दीज आर स्टैंडर्ड अकाउंट बट इरेगुलर, ये सारे स्टैंडर्ड अकाउंट हैं आपके, लेकिन इरेगुलर कैटेगरी में, SMA की कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो ये मैं बता चुका हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। सब स्टैंडर्ड अकाउंट वो होता है फ्रॉम द डेट ऑफ NPA, जिस दिन NPA हुआ 91th डे से NPA होता है, अप टू 1 ईयर जो है
सब स्टैंडर्ड होता है। सब स्टैंडर्ड अकाउंट हो गया, वो भी एनपीए होता है। डाउटफुल एसेट वो भी एनपीए होता है। इफ़ एनपीए आर सब स्टैंडर्ड फॉर मोर देन 1 ईयर, अगर कोई अकाउंट जो है एनपीए है 1 साल से ज़्यादा हो गया, अगर 1 साल तक होगा तो सब स्टैंडर्ड कहलाएगा। अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया एनपीए हुए हुए तो वो डाउटफुल कहलाएगा। अब डाउटफुल में भी 3 कैटेगरी हैं, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3, D1, D2, D3। अप टू 1 ईयर डाउटफुल है D1, 1 ईयर से ज़्यादा और 3 ईयर तक डाउटफुल है D2, अगर मोर देन 3 ईयर है डाउटफुल तो D3 होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया हमारा एनपीए। मैंने पूरा समझाने की आपको कोशिश की है। अब प्रोविजनिंग नाम्स बचे हुए हैं फ्रेंड। प्रोविजनिंग नाम्स मतलब कि जैसे स्टैंडर्ड अकाउंट में कितने % की प्रोविजनिंग होती है, जब कोई अकाउंट सब स्टैंडर्ड रहता है तो कितने % की प्रोविजनिंग होती है, डाउटफुल में कितनी होती है, ये सारी बातें हम इसके पार्ट 2 में करेंगे। होप है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।